हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द क्लासेस। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग द वेदर। लास्ट वीडियो में पार्ट 1 के वीडियो में इस चैप्टर के हमने अच्छे से समझा था कि वेदर क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स है वेदर की, हमने डिटेल में देखा था। आई होप सबको वो चैप्टर क्लियर है। हमने याद किया था कि कौन कौन से एलिमेंट्स है वेदर की, एक शॉर्ट ट्रिक जो कि वॉट पी, इसकी मदद से हमने वेदर के 5 एलिमेंट्स को याद किया था। आज हम डिटेल में देखेंगे कि इन 5 एलिमेंट्स को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। तो पहला इंस्ट्रूमेंट था हमारा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मतलब कोई चीज कितनी गर्म है, कोई चीज कितनी ठंडी है। तो इसके लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? थर्मोमीटर। हमने क्लास 6 में भी इसके बारे में पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर होते हैं, क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी। क्लिनिकल जिससे हम बॉडी टेम्परेचर नापते हैं, और लेबोरेटरी जिसको हम लैब में यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए। और थर्मोमीटर क्या है? एक अगर आपको एग्जाम में डिफाइन करने को आता है, डिफाइन थर्मोमीटर, तो आप लिख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे वेदर प्रेडिक्ट करने में, क्योंकि ये हमारी एयर टेम्परेचर को मेजर करता है। और आपको पता है चेंज इन एयर इज इक्वल टू योर चेंज इन वेदर। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो थर्मोमीटर का वर्ड है इसमें आता है थर्मो वर्ड। तो थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट। तो अगर थर्मोमीटर मतलब हीट मीटर, हीट को मापने वाला ऐसा इंस्ट्रूमेंट। अब टेम्परेचर की स्केल्स के बारे में देखी थी, तो हमने देखा था कि टेम्परेचर की स्केल्स कौन कौन सी है? सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। आपने क्लास 6 में केल्विन के बारे में पढ़ा था, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट थी। हमारे पास इस चैप्टर में अभी दो ही बेस मेंशन है, एक है सेल्सियस जिसको हम कॉमनली यूज करते हैं, और दूसरा है फ़ारेनहाइट जिसको हम लिखते हैं डिग्री है, और सेल्सियस को लिखते हैं हम डिग्री सी। तो इसका एग्जाम्पल एक आपको देखा है, कोई भी अगर डिग्री में या फिर कोई भी यूनिट में आपको डिग्री देके, फॉर एग्जाम्पल 15 डिग्री सेल्सियस को आप 59 डिग्री फ़ारेनहाइट लिख सकते हैं। क्लास 6 में हमने प्रॉपर फॉर्मूला देखा था, आपकी बुक्स में मेंशन है कि कैसे आप कन्वर्शन कर सकते हैं किसी भी यूनिट को आपस में। अब ये कन्वर्शन की जरूरत पड़ी क्यों हमें? क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज तो डिफरेंट स्किल्स इस्तेमाल करती, ताकि अब हमें कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे आ सके, इसलिए हमें कन्वर्शन करना जरूरी है। अब आपका हम देखेंगे आगे इस चैप्टर में कि क्या डेली लाइफ में हमारे इफेक्ट पड़ रहा है टेम्परेचर के चेंज की वजह से। अब टेम्परेचर में चेंज आता है तो हमारी रियल लाइफ में भी चेंज आता है। हमारी डेली लाइफ में क्या चेंज आता है, कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वार्म टेम्परेचर है तो स्नो मेल्ट कर जाएगी, और आइस मेल्ट कर जाती है हीट की वजह से। जैसे कि यहाँ पे आइस देख रहे हैं आप पिघल रही। कोल्ड वेदर में क्या होता है? क्लाउडी क्लाउडी से आपका आसपास बहुत ज्यादा क्लाउड फॉर्मेशन होता है। ये इंडिकेट करते हैं कि आपको जो एनवायरमेंट है वो कूलर होने वाला है, ठंडा होने वाला है। अगर बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कोकोनट ऑयल का, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि ठंड में वो सॉलिड हो जाता है, वहीं गर्मी में वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो इससे भी हमारी टेम्परेचर में जो चेंज होता है, वैसे हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। कर्ड मतलब जो दही होती है, वो ठंड में ज्यादा टाइम लेती है बनने के लिए, और वहीं वार्म में, जब आपका वार्म एनवायरनमेंट होता है तो जल्दी बन जाती है। आपने ये पढ़ा होगा कि जो दही होती है वो एक बैक्टीरिया से बनती है, उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे कर्ड बनाते हैं। तो हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो जब हमारी गर्म चीजें होती है, जो हॉट चीजें होती है, वो क्या करती है? एक्सपैंड करती है, जल्दी जल्दी फास्ट प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस हमारा फास्ट होता है। वहीं कोल्ड में चीज क्या कर जाती है? कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, और जो प्रोसेस होता है कोई भी, उसको स्लो बना देती है। तो यही अंडरस्टैंडिंग हमारी कर्ड के प्रोसेस में अप्लाई होती है, क्योंकि जो कर्ड के वो बैक्टीरिया है, जब गर्म मौसम मिलता है, जब गर्म एनवायरनमेंट मिलता है, तो जल्दी जल्दी एक्सपैंड करते हैं, वहीं कोल्ड में वो ज्यादा टाइम लेते हैं। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि हॉट में फास्ट चेंजेस देखने को मिलते हैं, जब एनवायरनमेंट कोल्ड रहता है तो आपको स्लो चेंजेस देखने को मिलते हैं। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स थोड़े एडवांस, इस चैप्टर में एक एक्स्ट्रा टाइप ऑफ थर्मोमीटर आपको मेंशन कर रखा है, वो है सब मेजर एम्बिएंट टेम्परेचर। कुछ थर्मोमीटर ऐसे होते हैं जो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर बताते हैं। एम्बिएंट मतलब टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट एनवायरनमेंट, कि हमारे आसपास इस वक्त कितना ज्यादा टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को नापने वाला कौन होता है? इस टेम्परेचर को नापने वाला हमारा एम्बिएंट थर्मोमीटर होता है। सम रिकॉर्ड मैक्स एंड मिनिमम टेम्परेचर। तो कुछ टेम्परेचर हमारे मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर मेजर करते हैं, कि एक पूरे दिन में, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टेम्परेचर जाता है 20 डिग्री सेल्सियस, फिर जाता है आपका 30 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, और वहीं कभी कभी आपका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें से जो हमारा एक एवरेज टेम्परेचर होता है वो आपका मैक्सिमम और मिनिमम निकालता है।
मतलब मैक्सिमम उस पूरे दिन में कितना टेम्परेचर गया। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम आपका पूरे दिन में 35 डिग्री सेल्सियस गया और लोएस्ट टेम्परेचर गया आपका 20 डिग्री सेल्सियस। तो पूरे दिन में अलग अलग टेम्परेचर होता है, तो उनमें से कौन सा मैक्सिमम और कौन सा मिनिमम गया, वो जो ये एम्बियंट टेम्परेचर होते हैं हमारे, एम्बियंट टेम्परेचर थर्मोमीटर होते हैं, वो आपका मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर फाइंड करते हैं। ये ज्यादातर थर्मोमीटर्स आपको वेदर स्टेशन में मिलेंगे रिकॉर्ड करने के लिए। वो रिकॉर्ड करते हैं हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द डे एंड लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द डे। इसी से आपको वेदर फोरकास्टिंग में भी जब आपने नोटिस किया होगा तो आपको एक हाईएस्ट एंड एक लोएस्ट टेम्परेचर बताया जाता है। मैक्स और मिनिमम की जब भी हम बात करते हैं तो उसके लिए तो आप कैसे बताएंगे, पूरे दिन की स्टोरी बतानी चाहिए कि पूरे दिन में क्या क्या टेम्परेचर रहा, उसके बेस पे बताएंगे आप कि कौन सा मैक्सिमम गया और कौन सा मिनिमम गया। तो उसके लिए आपको पूरे दिन का डाटा चाहिए होता है। अब एक थर्मोमीटर वर्क कैसे करता है, हाउ थर्मोमीटर्स वर्क। आपने नोटिस किया होगा कि जो कलर्ड लिक्विड होता है, अभी हमने बात की थी कि हीटिंग पे क्या करते हैं, सब्सटेंस एक्सपैंड करते हैं, और वहीं कूल इफेक्ट जहां होता है तो वहां पे कौन चीजें कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो आपको ये चीज याद रखिए। तो जो कलर लिक्विड होता है हमारे थर्मोमीटर पे, वो एक्सपैंड करता है जब हीट होती है वो चीजें। इनसाइड थर्मोमीटर देयर इज अ लिक्विड। हमारे जो पहले थर्मोमीटर यूज होते थे उसमें जो लिक्विड होता था वो या तो मर्क्यूरी होता था, और अगर हम लैब वाले लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स की बात करें तो उसमें अल्कोहल होता है। तो जब इनको हीट प्रोवाइड होती है, जब वार्म टेम्परेचर मिलता है, तो ये क्या कर जाते हैं, ये एक्सपैंड कर जाते हैं। हीट लिक्विड एक्सपैंड्स राइज। इसी से जितना वो राइज होगा, जितनी डिग्री पे राइज कर जाता था, हमें पता लग जाता था क्या टेम्परेचर। वही कोल्ड पे लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉल्स, वो नीचे आ जाता था। वो जितना नीचे आता था हमें उसका लोएस्ट टेम्परेचर पता लग जाता था। अब एक एग्जांपल देते हैं कि एक गर्म दिन में हमारा जो लेवल है वो ऊपर चला जाता है। तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि हीट में जो लेवल ऊपर जाता है, टेम्परेचर आपने अगर कभी नापा हो तो जब भी हीट शो करना, गर्म शो करना, तो आपका टेम्परेचर ऊपर वाली यूनिट्स में होगा, और वहीं ठंडा शो करना तो आपका टेम्परेचर नीचे वाली यूनिट पे होगा। अब इसके लिए हमारे पास एक और थर्मोमीटर, वो है डिजिटल थर्मोमीटर। ये क्या है, एक मॉडर्न डिवाइस है ताकि हमें मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल सके और रिकॉर्ड कर सके हम ज्यादा तक ज्यादा। जो पहले टाइप के मर्क्यूरी वाले थर्मोमीटर होते थे वो अक्सर घरों में लोग समझ नहीं पाते थे, उनकी रीडिंग्स नहीं पढ़ पाते थे, पर क्योंकि ये मॉडर्न डिवाइस है और इसमें डिजिटली आपको जो भी रिकॉर्डिंग्स होती है वो देखने को मिल जाती है, तो इजी होती है पहली बात तो हमें रीड करना, और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है हमें। एग्जाम्पल डिजिटल वेदर मशीन्स भी होते हैं, उनके थ्रू भी आप पता लगा सकते हैं। डिजिटल मतलब मोर प्रिसाइज, आप ज्यादा प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हम जो ये टेम्परेचर डाटा कलेक्ट करते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं, उसको हम कैसे यूज करते हैं। एक है रेंज फाइंड करने के लिए। टेम्परेचर जो हमने फाइंड किया पूरे दिन का, अलग अलग टेम्परेचर जो हमने फाइंड किया, उससे हम क्या कर सकते हैं, रेंज बना सकते हैं। रेंज कैसे पता लगती है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। जब हम मैक्सिमम टेम्परेचर में से मिनिमम टेम्परेचर माइनस करते हैं तो हमें मिलती है रेंज, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड कि कुछ टेम्परेचर दे जाएंगे, आपको एक लिस्ट ऑफ टेम्परेचर दे सकते हैं, उसमें से आपको लिखा हो सकता है कि रेंज निकालें। तो आप रेंज कैसे निकालेंगे, एक मैक्सिमम टेम्परेचर देखेंगे पूरे दिन का और मिनिमम टेम्परेचर देखेंगे और उन दोनों को माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो इनको जब हम माइनस करते हैं 30 माइनस 20, तो आपको क्या मिलती है, रेंज 10 डिग्री सेल्सियस। तो ट्रिक है या फिर फॉर्मूला है जो इम्पोर्टेंट याद करना, वो ये है कि रेंज मतलब डिफरेंस। और सेकंड, अभी हमने बात की कि हम कैसे यूज करेंगे जो हमारा स्टैट्स डाटा का जो टेम्परेचर डाटा, उसको पहली बात रेंज निकालने के लिए, और दूसरी बात हम निकालेंगे मीन। मीन क्या होता है, आपने मैथ्स में भी मीन के बारे में पढ़ा होगा कि मीन मतलब मैक्सिमम यूनिट प्लस मिनिमम यूनिट डिवाइडेड बाय 2, मतलब एक मिडल वैल्यू। मीन क्या होती है, एक मिडल वैल्यू होती है आपकी, या एक एवरेज वैल्यू होती है। मीन मतलब एक एवरेज वैल्यू होती है कि उसके आसपास जो डाटा है वो फ्लक्चुएट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक डाटा लिया है 56, 54, 50, 49, 46, तो मैं कह सकती हूँ इसमें मीन क्या है, 50, क्योंकि मेरा जो डाटा है वो 50 के आसपास है, या तो 50 से ज्यादा है या तो 50 से कम है, तो मीन वही होता है। और मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम लेंगे आप, मिनिमम लेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे और जो भी आंसर आएगा आप उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो आप बोल सकते हैं कि अगर कोई आपको एक्सप्लेन करने को बोले कि मीन क्या होता है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द डे, कि दिन का एवरेज टेम्परेचर क्या है, वो है आपका मीन। एक एग्जांपल, अगर आपका मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है
और मिनिमम 20 डिग्री सेल्सियस है। तो आप लोग कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे मैक्सिमम प्लस मिनिमम और उसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो अगर हम 30 प्लस 20 करते हैं ऐड तो हमारा आंसर आता है 50 और फिर उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा आंसर आ गया 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस क्या है हमारा एवरेज टेम्परेचर ऑफ द डे, मीन मतलब मिडल वैल्यू, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारे इंडिया में एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, क्योंकि आपको पता है अब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी इस चीज का ध्यान रखती है। तो हमारे इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो कब सेटअप हुआ था 1875 में। ये गवर्नमेंट बॉडी है जो स्टडी करती है वेदर इन इंडिया, मतलब इंडिया में वेदर को स्टडी करने के लिए एक गवर्नमेंट बॉडी है जो भी वेदर में चेंजेस होते हैं उनको प्रिडिक्ट करके है ताकि वो अपने सिटीजन्स को पहले से वार्न कर सके। अगर कोई कैलेमिटीज आ रही या कोई नेचुरल डिजास्टर आ रहा है तो अपने सिटीजन्स को पहले ही इन्फॉर्म करना ताकि वो इवैक्यूएट कर सके या फिर सेफ जगहों पे जा सके, वार्निंग्स ले सके, मतलब कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके प्रिकॉशंस लेके। इसलिए इस गवर्नमेंट बॉडी को बनाया गया था। ये क्या करती है, फोरकास्ट करती है, मतलब वेदर प्रिडिक्ट करती है। सेटअप हुई थी 1875 में। इसका मोटो है अद्यत जयते वृष्टि विच मीन्स फ्रॉम द सन अराइजेस रेन। ये फ्रेज कहाँ से आया था, एंशिएंट टेक्स्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा अपनी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में मनुस्मृति। एंड द कंप्लीट सेंटेंस, जो ये पूरा सेंटेंस ऐसा था, फ्रॉम द सन अराइजेस रेन, फ्रॉम रेन कम्स फूड एंड फ्रॉम फूड लिविंग बीइंग्स ओरिजिनेट। पर इन्होंने इसी में से थोड़ा सा पार्ट यूज किया, फ्रॉम द सन अराइजेस रेन, इतना सा है उन्होंने यूज किया था अपने मोटो को डिफाइन करने के लिए। अब हम पढ़ते हैं इनका जो मोटो है, फ्रॉम सन अराइजेस रेन। इसका मतलब क्या है कि जब सन से आई है रेन, नॉर्मल मतलब गिवन रहे तो सन क्या करता है, हीट करता है वाटर को, और वाटर हीट होता है तो एवेपोरेशन होती है, और जो ये एवेपोरेशन होती है उससे क्या होते हैं, वाटर फॉर्म्स क्लाउड्स, एंड जब क्लाउड्स बनते तो रेन होती है। तो देखिए स्टार्ट हुआ था सन से और आगे रेन, तो वही बात हो गई फ्रॉम सन अराइजेस रेन। ये जो वाटर साइकिल है, सिंपली आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा जो मोटो है वो वाटर साइकिल को डिफाइन करता है। अब आपको बोला है कि व्हाई डज रेन अराइज फ्रॉम सन। अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि रेन क्यों अराइज हो रही है सन से, तो आप लिख सकते हैं अपनी इजी लैंग्वेज में कि सन कॉजेज इवेपोरेशन, विदाउट सन कोई क्लाउड्स नहीं बनेंगे, कोई इवेपोरेशन नहीं होगी तो कोई क्लाउड्स नहीं बनेंगे, क्लाउड्स नहीं होंगे तो कोई रेन नहीं होगी। अब आपको एक प्रैक्टिस टेबल दे रखी है अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक चार्ट दे रखा है आपकी बुक में। Here is a chart of the temperature of a city in Madhya Pradesh. What is the maximum temperature recorded in the week shown here? What is the minimum? And calculate range. एक आपको डाटा दे रखा है, मध्य प्रदेश की एक सिटी का डाटा, डिफरेंट डेट्स है हमारे पास, उन पे डाटा रिकॉर्ड किया गया था। अब आपको बताना है कि क्या मैक्सिमम टेम्परेचर गया है, क्या मिनिमम टेम्परेचर गया है, और उनकी रेंज बतानी है। ठीक है, तो ये डाटा है हमारे पास। अगर आप देखें मैक्सिमम टेम्परेचर, ये हमारे पास मैक्सिमम टेम्परेचर की है, तो इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्या गया होगा, आप देखिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम है 32 डिग्री सेल्सियस, तो आप मैक्सिमम टेम्परेचर बताएंगे 32 डिग्री सेल्सियस। और मिनिमम टेम्परेचर, तो हम मिनिमम टेम्परेचर की लिस्ट में देखेंगे कि मिनिमम टेम्परेचर ऐसा क्या होगा, हर दिन एक तो मैक्सिमम टेम्परेचर जाता था, एक तो मिनिमम टेम्परेचर, हर दिन मैक्सिमम मिनिमम। अब हमने लिस्ट बना ली मैक्सिमम की अलग और मिनिमम की अलग। ठीक है, तो हमें पता लगेगा कि मिनिमम टेम्परेचर सबसे ज्यादा कम कौन सा है, सबसे ज्यादा कम है 14, तो आप लिखेंगे मिनिमम टेम्परेचर 14। और रेंज, अभी हमने रेंज का फॉर्मूला देखा था कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो मैक्सिमम अगर 32 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम 14 डिग्री सेल्सियस है, तो इनको अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 18 डिग्री सेल्सियस। याद है वो ट्रिक, मैक्सिमम माइनस मिनिमम इक्वल टू रेंज। अब कृष्णन एंड आमिर, याद है स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट वीडियो में कृष्णन एंड आमिर की कन्वर्सेशन देखी थी। Remember the conversation between Krishna and Amir. If Krishna said it was 20 degrees Celsius in Chennai and he was feeling little cold, he and Amir would have a measure they could understand. What do you think Amir's reaction to Krishna's statement might be? जैसे कि उसने, जब वो लोग बात कर रहे थे तो उन्होंने आपस में बात की थी कि मेरे यहाँ बहुत ठंडा महसूस हो रहा है मुझे, तो वो काफी कंफ्यूजिंग हो गया था दोनों के लिए कि आखिर जो ठंड है उसका मतलब क्या है दोनों के लिए, क्योंकि आमिर जो कि कश्मीर रीजन में रहता था उसके लिए ठंड तो बहुत ज्यादा ठंड होती है, और वहीं जो कृष्णन थे जो चेन्नई में रहते थे उनके लिए ठंड का मतलब बहुत अच्छा मौसम था। तो अगर कृष्णन ने बोला होता कि 20 डिग्री सेल्सियस का जो है टेम्परेचर तो जो है, तो हमारे आमिर उनको समझ आता कि क्या बात हो रही है एग्जैक्ट। If Krishnan says 20 degrees Celsius is cold, Amir from Kashmir may say this is not cold, it is pleasant. तो आमिर क्या उनको समझाते कि ये तो ठंडा नहीं है, ये तो एक अच्छा मौसम है,
क्योंकि कोल्ड तो हमारे यहाँ होता है, कश्मीर में होती है ठंडी, इतनी ज्यादा ठंड होती है कि हमें इतने सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो क्या कंसेप्ट है कि मेन कंसेप्ट आपको यहाँ से क्या समझना है कि फीलिंग्स जो है हमारी अलग अलग हो सकती है, बट मेजरमेंट तो सेम ही रहती है। तो फीलिंग्स आपकी बदल सकती है, किसी के लिए कुछ और हो सकता है, पर अगर आप एग्जैक्ट मेजरमेंट देते हैं तो उससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक बार देखते हमने क्या क्या देखा। टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में हमने पढ़ा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के टाइप्स देखे, क्लिनिकल, लेबोरेटरी एंड डिजिटल। इनकी यूनिट्स देखी हमने। मेजरमेंट मेजर्स टेम्परेचर, कौन कौन सी यूनिट्स होती है, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। डाटा कलेक्ट करते हैं, अब हम जो आपको ये पता था कि हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसमें से हम क्या फाइंड करते हैं, एक तो मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करते हैं। जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसमें से मैक्सिमम और मिनिमम करते हैं। और इस डाटा के दो यूजेस है, एक रेंज फाइंड आउट करने के लिए जिसका फॉर्मूला मैक्स माइनस मिन, और मीन फाइंड करने के लिए मतलब एवरेज फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला है मैक्सिमम प्लस मिनिमम, और जो भी आंसर आता है आप उसको डिवाइड करने के टूल से। ये डाटा हम क्यों बनाते हैं, ताकि जो हमारी वेदर की स्टडीज होती है हम वो देख सकें, और ये हमें हेल्प करता है प्रिडिक्शन के बारे में। और हमने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में भी पढ़ा, जो कि सेटअप हुआ था 1875 में। तो वो सारी चीजें भी आपको याद रखनी है। और उसका मोटो था हमारा फ्रॉम द सन अराइजेस रेन। तो आपको ये जो मोटो है जो कि उन्होंने मनुस्मृति से लिया वो भी याद रखना है। अब आगे देखते हैं, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज अ थर्मोमीटर, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर इन टू टेम्परेचर स्केल सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। आप जब भी शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं मेरे साथ तो कोशिश कीजिए कि आप मुझसे पहले आंसर दीजिए, ताकि पता लगे कि आपको कितनी चीजें समझ आएगी। What is the range of thermometer? Difference between maximum and minimum temperature. What is mean temperature? Average of maximum and minimum temperature. What is ambient temperature? Temperature of surroundings. Why is the sun important for rain? It causes evaporation leading to rain. ये वही आपके मोटो से क्वेश्चन आएगा। अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आ चुका है, वो है प्रेसिपिटेशन, मतलब रेनफॉल। मतलब रेनफॉल है, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, वाटर फ्रॉम द स्काई इन एनी फॉर्म। तो हम रेनफॉल लेके चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम मेजर कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि आज 30 mm बारिश हुई, 13 मिलीमीटर रेनफॉल हुई है। तो इसका मतलब क्या होता है, इफ अ प्लेस रिसीव 13 मिलीमीटर रेनफॉल इन अ डे, इट डज नॉट मीन रेन फ्रॉम, इसका मतलब ये नहीं है कि रेन कहाँ से फैली हुई है, 30 मिलीमीटर हाइट से फॉलो, इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है इफ रेनफॉल rainwater is collected on a flat surface, the water layer would be 30 मीटर deep। कि अगर हम एक फ्लैट सरफेस, सपोज ये हमारा फ्लैट सरफेस है, उसके ऊपर मैं एक कंटेनर रख देती और जितना पानी इस फ्लैट सरफेस पे जमा होगा उतना ही मेरे कंटेनर में होगा। तो ये क्या बताता है मुझे, और अगर इसकी हाइट 30 मिलीमीटर, तो ये मुझे बताता है कि कितनी मिलीमीटर की बारिश हुई है, 30 मिलीमीटर की बारिश हुई। अब आप इमेजिन कीजिए फ्लैट रेन फॉल्स एंड कलेक्ट। आपने इमेजिन किया एक फॉल्ट है, उसमें जो भी बारिश हो जाए पानी का वो आता है, उसमें कलेक्ट हो जाता है, और उसकी हाइट कहाँ तक गई, फॉर एग्जाम्पल 30 मिलीमीटर तक की। तो आप कह सकते हैं कि कितनी बारिश हुई, 30 मिलीमीटर की बारिश हुई। तो रेनफॉल की क्या होती है, हाइट ऑफ कलेक्टेड वाटर। अगर आपको रेनफॉल मेजर करनी है तो आप कैसे मेजर करेंगे, एक फ्लैट ऑब्जेक्ट लेंगे और उसमें कितना लेवल ऑफ पानी कलेक्ट किया आपने, वही होगी कि कितनी लेवल ऑफ बारिश हुई है आपने। जैसे कि हमने थर्मोमीटर यूज किया था एज एन इंस्ट्रूमेंट टेम्परेचर को नापने के लिए, वैसे हमारे पास रेन को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, रेन गॉज कहते हैं इसे। ये ऐसा दिखता है हमारा रेन गॉज। रेनफॉल इज मेजर्ड यूजिंग अ रेन गॉज। रेन गॉज इज अ इंस्ट्रूमेंट टू मेजर रेनफॉल। इट हैज 3 मेन पार्ट्स, इसके 3 मेन पार्ट्स है। फनल, देखिए ये है फनल, ये क्या करती है, कलेक्टिंग फनल। अब बारिश तो एकदम, अगर आप इस छोटा सा ट्यूब वहां जाके छोटा सा रख देंगे, छोटा सा कंटेनर, तो उसमें तो एकदम अच्छे से बारिश जाएगी नहीं। तो इसलिए हम ये फनल इस्तेमाल करते हैं ताकि जो भी बारिश है अच्छे से इसके अंदर जा सके। मेजरिंग ट्यूब, ये हमारी मेजरिंग ट्यूब है जिसके अंदर देखिए आप स्केल्स है, तो ताकि बारिश का जितना भी लेवल होगा उसकी तरह हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कितने लेवल की बारिश है। यही जो ट्यूब है इसी में पानी स्टोर होता है, स्टोर्स वाटर। एंड स्केल मेजर्स हाइट, ये जो आपके जो स्केल दिख रहे हैं वो आपको हाइट मेजर करते हैं। तो इसमें हम पानी कलेक्ट करते हैं, स्टोर होता है वो पानी, फिर हम उसको मेजर करते हैं। आप देखिए ये रेन को वर्क कैसे करता है, आप इसको कैसे इस्तेमाल करें, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले तो रेन फॉल होती है, रेन जैसी गिर रही है तो आपको ये जो फनल है वो पानी कलेक्ट करना स्टार्ट करता है, और जैसे ही पानी इसके अंदर कलेक्ट होता है तो ये धीरे धीरे अंदर जाता है ट्यूब के, वाटर गोज इनटू द ट्यूब। स्केल शोज हाइट, फिर ये जो स्केल है यहाँ पे वो हमको हाइट शो करती है। तो दैट हाइट, जितनी भी हाइट शो कर रहे होते हैं वही हमारा रेनफॉल का लेवल होता है। और यहाँ पे कितना है 5, तो आप कह सकते हैं कि 5 मिलीमीटर
की रेनफॉल हुई है। जो मिलीमीटर है वही आपकी यूनिट है रेनफॉल मेजर करने की। तो एग्जाम्पल है वाटर कलेक्टेड 5 मिलीमीटर, रेनफॉल को आप कह सकते हैं 5 मिलीमीटर। वाटर हाइट, जितनी वाटर की हाइट होगी उतना ही रेनफॉल का अमाउंट होगा। एक चीज इंपॉर्टेंट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि रेनफॉल इज मेजर्ड इन मिलीमीटर्स, जिसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं mm। और आपसे पूछा कि मिलीमीटर ही हमने क्यों चुनी है यूनिट, बिकॉज रेनफॉल रेन वाटर लेयर्स यूजुअली वेरी थिन। अक्सर आप नोटिस करेंगे तो बहुत ऐसी जो रेनफॉल की जो वाटर की जो लेयर होती है, जो हाइट होती है, वो अक्सर थिन होती है अनटिल एंड अनलेस बहुत ज्यादा तेज बारिश ना हो जाए। तो इसलिए हम मिलीमीटर यूज करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं 1 मिलीमीटर की रेनफॉल दिखती है तो आप कह सकते हैं कि बहुत कम बारिश है। वहीं 100 मिलीमीटर की रेनफॉल हुई तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हैवी रेन हुई। तो जितना ज्यादा आपकी की क्वांटिटी, मिलीमीटर की क्वांटिटी होगी, वो शो करेगा कि ज्यादा रेन हुई है। एक एक्टिविटी आपके लिए कि आप रेन कोट खुद कैसे बना सकते हैं। अभी तो आपने ये जो देखा था ये लेबोरेटरी में प्रिपेयर हुआ था, पर आप भी खुद बना सकते हैं। इसमें आप क्या सीखेंगे इन सब चीजों को करके? पहले तो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर्स बढ़ेगी। अगर आप डेली ऑब्जर्व करेंगे उसे तो आपकी ऑब्जर्वेशन इंक्रीज होगी। रिकॉर्डिंग, आपको रिकॉर्डिंग आएगी। आप राइट रीडिंग्स रेगुलरली। आप जब डेली लिखेंगे कि आज इतनी लेवल की बारिश हुई, कल इतने लेवल की बारिश हुई, फिर इतने लेवल की बारिश, तो आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी एनहांस होगी। कैलकुलेशन, फिर आप कैलकुलेशन इंक्रीज होगी। जब आप लास्ट में एवरेज निकालेंगे चीजों का तो आपकी कैलकुलेशन, तो आपकी जो स्किल्स डेवलप होगी वो है मेजरमेंट, डाटा हैंडलिंग एंड पैटर्न अंडरस्टैंडिंग। आपको पैटर्न समझ आएगा कि अच्छा ऐसे ऐसे दिनों में ज्यादा रेनफॉल देखने को मिली है, ऐसे ऐसे दिनों में कम रेनफॉल देखने को मिली है, या फिर कोई और पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप। तो क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन होगी जब भी आप कोई रेन गॉज प्लेस कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो क्या कुछ कंडीशंस का ध्यान देना है। तो रेन गॉज शुड बी इन ओपन एरिया। पहली बात तो आपको उसको एक ओपन एरिया में प्लेस करना। आप ऐसा मत कीजिए कि बिल्डिंग्स के आसपास या पेड़ों के आसपास ले जाके वहां रख दे रहे रेन गॉज। उससे क्या होगा, रेन वाटर जो है वो ब्लॉक हो जाता है रास्ते में, तो आपके पास अच्छे से आ ही नहीं पाएगा। तो आपको एक ओपन एरिया लेना है, एक फ्लैट सरफेस लेना है, नॉट टिल्टेड। ऐसा नहीं है कि आप ऐसी कोई स्टेयर से वहां पे जाके रख दो। आपको एक ऐसा एरिया लेना है जो बिल्कुल ही फ्लैट है और स्ट्रेट है, तो उसके ऊपर आप अपना रेन गॉज रखते तो आपको इक्वल लेवल ऑफ वाटर देखने को मिलेगा। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा, आपको इन सब चीजों को क्यों ध्यान रखना? टू गेट एक्यूरेट मेजरमेंट। तो आपको चीज याद रखनी, क्लियर प्लेस मतलब करेक्ट रीडिंग। अगर अच्छे से सब कुछ क्लियर होगी चीजें तो आपको करेक्ट रीडिंग देखने को मिल जाएगी। तो अभी हमने प्रेसिपिटेशन के बारे में क्या पढ़ा कि रेनफॉल मतलब प्रेसिपिटेशन मेजर्ड यूजिंग रेन गॉज। हम रेन गॉज की मदद से करते हैं। फनल क्या करता है, वाटर को कलेक्ट करता है, उसके बाद वाटर स्टोर होता है ट्यूब में, और जो स्केल दे रखी है वो मेजर करती है हमारी हाइट। हाइट ऑफ वाटर कैसे मेजर होती है? रेनफॉल में मिलीमीटर में। आप डेली रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसका वीकली एवरेज निकाल सकते हैं और अंडरस्टैंड। इससे हमें क्या पता लगेगा, इन दोनों से रेन पैटर्न पता चलता है। आप शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? वाटर फॉलिंग फ्रॉम स्काई इन एनी फॉर्म, रेन, स्नो एक्सेट्रा। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स रेनफॉल? रेन गॉज। व्हाट डज 10 मिलीमीटर रेनफॉल मीन? जब ये 10 मिलीमीटर रेनफॉल का क्या मतलब है? वाटर कलेक्टेड हैज अ हाइट ऑफ 10 मिलीमीटर। Why is rain gauge kept in an open area? हम क्यों रखते हैं रेन गॉज को ओपन एरिया में? To avoid obstruction and get accurate reading. In which unit is rainfall measured? Millimeters, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में mm लिखते हैं। नाउ हम थर्ड एलिमेंट पे आ चुके हैं जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? प्रेशर exerted by the weight of air above us। हमने पढ़ा था कि जो एयर हम पे वेट लगा रहे उसको ही बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Air has a weight, it presses down on us from all sides. इंपॉर्टेंट क्या चीज आपको याद रखना है, वी डू नॉट नो दिस इज नॉर्मली। हम उसको अक्सर ऐसे नॉर्मली नोटिस नहीं करते हैं। जो स्कूल बैग होता है उसका जो वेट होता है हमें शोल्डर पे पता लगता है, लेकिन सेम वे उसी तरह जैसे वो पता लगता है वैसे ही एयर हमको पता है। हमने वो एग्जाम्पल देखा था पेन वाला कि अगर एक पेन है तो वो आपको पता लगेगा, भाई अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो तो उतना आपको पता नहीं लगता। तो प्रेशर मतलब एयर प्रेशर डाउन। जो आपको हेवी वेदर फीलिंग होती है, लाइक वेदर फील्स हैप्पी बिफोर अ थंडरस्टॉर्म। जब थंडरस्टॉर्म आने वाला तो बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस होता है आपको खुद को। तो वही बिफोर स्टॉर्म एयर प्रेशर चेंजेस, क्या होता है एयर का जो प्रेशर होता है वो चेंज हो जाता है। हमें क्या महसूस होता है? हैवीनेस फील होती है, डिस्कम्फर्ट लगता है हमको, और फिर स्टिकी और अनईजी फीलिंग हो जाती है रेन के बिफोर। तो क्या होता है कि जो रेन होने वाली होती है उस टाइम पे हमारी जो वाटर वेपर्स की जो अमाउंट है वो हमारी एयर में बढ़ जाती है, तो हमें कैसे महसूस होता है? स्टिकी और अनईजी। और प्रेशर एंड हाइट, अब ये जो नया कंसेप्ट आ चुका है प्रेशर एंड हाइट का, कि इन दोनों में क्या रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। व्हाट डज प्रेशर एक्चुअली मीन?
प्रेशर का एक्चुअली मतलब क्या है, हम इतनी बार प्रेशर प्रेशर कर रहे हैं, क्या सबको समझ आ गया प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब हाउ मच एयर इज प्रेसिंग डाउन इन अ प्लेस, कि कितनी जो एयर है वो हम पे कितना ज्यादा पुश कर रही है, हमको कितना प्रेस कर रही है। हाई प्रेशर वर्सेस लो प्रेशर। प्रेशर भी दो काइंड के होता है आपको, एक हाई प्रेशर एक लो प्रेशर। हाई प्रेशर क्या होता है? एयर इज मोर पैक्ड एंड डेंस। एक सपोज दिस इज बॉक्स, अब उसमें जो एयर है वो बिल्कुल ही ऐसे टाइटली पैक हो रखी है, एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा मोर पैक्ड है और डेंस है। तो मोर एयर मॉलिक्यूल्स इन वन प्लेस, ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स एक ही जगह पे, स्ट्रॉन्गर पुशिंग फोर्स, एक दूसरे को बहुत जोर जोर से धक्का दे। वही लो प्रेशर मतलब एयर इज लेस पैक्ड। जब भी कभी भी यहाँ पे जो एयर है वो बहुत ज्यादा हल्की है। ये कब हो सकती है ऐसी कंडीशन? अगर मैं इसको हीट प्रोवाइड कर दूं, हीट में पता है आपको एक्सपैंड करेगी, चीजें मूव करने लगती है। तो यहाँ पे एयर इज लेस पैक्ड, फ्यूअर एयर मॉलिक्यूल्स, वीकर पुशिंग फोर्स। जो फोर्स लगा रहे हैं वो एक दूसरे पे बहुत कम है, एकदम ही, क्योंकि वो इतनी दूर है। अगर वो फोर्स लगाते एक दूसरे के ऊपर तो वो एक दूसरे के पास आने लगते हैं। आपको समझना है कि ज्यादा पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ऐसा अंडरस्टैंडिंग नहीं बनानी, बल्कि मोर पार्टिकल्स क्राउडेड टुगेदर, कि ज्यादा पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं एक जगह पे से दूसरी जगह पे। तो ऐसा आपको नहीं सोचना, बल्कि सोचना है कि मोर पार्टिकल्स टुगेदर, एक ही जगह पे कितने ज्यादा पार्टिकल्स हैं, इस तरह से सोचना है आप। व्हाई डज विंड मूव? विंड क्यों मूव करती है? नेचर ऑलवेज ट्राइज टू बैलेंस थिंग। अब आपको एक चीज पता है कि जो विंड है वो माई मूव करती है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो नेचर है उसका हमेशा से वो कोशिश करती है चीजों को बैलेंस करने की। नेचर ऑलवेज ट्राइज टू बैलेंस थिंग्स। सो एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आपको ध्यान रखना है कि एयर कैसे मूव करती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आपको सोचना है कि एक बहुत ज्यादा यहाँ पे जगह नहीं है इस रूम में, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी हाई प्रेशर है, हो गया, और ये जगह है जहाँ पे बस बहुत थोड़ी सी एयर पार्टिकल्स। तो ये मूवमेंट कैसे होगी? हाई प्रेशर से लो, क्योंकि यहाँ जगह खाली है तो यहाँ पे आ सकती है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि यहाँ पे थोड़ी सी एयर है, यहाँ पे पहले से बहुत कम जगह है, उसमें भी ये जो थोड़ी बहुत और हवा है वो भी इसमें जाती है, ऐसी मूवमेंट नहीं होगी। कैसे होगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाए। एक ऐसे रूम के बारे में सोचिए जो बहुत ज्यादा क्राउडेड है, उसमें बहुत ज्यादा लोग हैं। एक रूम फुल ऑफ पीपल है तो उसको आप सोच सकते हैं हाई प्रेशर है। दूसरा रूम है जो खाली है तो वो लो प्रेशर समझ लीजिए उसको। तो क्या होगा? पीपल कहाँ जाएंगे? जो क्राउडेड रूम है जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है उससे खाली रूम में जाएंगे। सेम वे एयर भी ऐसे ही करती है। विंड क्या है? रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस। तो ये जो विंड की मूवमेंट आप देखते हैं कि यहाँ बहुत ज्यादा विंड थी, ठीक है, हाई प्रेशर था, और यहाँ बहुत कम थी, तो विंड मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो इट रिजल्ट्स इन द मूवमेंट ऑफ एयर। विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एरियाज फ्रॉम हाई प्रेशर मोर डेंस एरिया टू लो लेस डेंस एरिया, ठीक है। क्राउडेड से एम्प्टी की तरफ मूवमेंट होता है, उसी को हम बोलते हैं विंड। अब एक हम पढ़ लेते हैं, एयर पार्टिकल्स होते हैं, अगर मोर पैक्ड होते हैं तो हम हाई प्रेशर बोलते हैं, लेस पैक्ड होते हैं हम लो प्रेशर बोलते हैं। इसमें जो डिफरेंस क्रिएटेड होता है, इसकी वजह से जो डिफरेंस होता है कि हाई प्रेशर से अब जहाँ खाली जगह है वहां कोशिश करती है एयर मूव करने की, तो इससे जो डिफरेंस क्रिएट होता है उसी की वजह से एयर मूव करती है और उसको हम बोलते हैं विंड। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो आपको समझनी है कि जो हमारा एयर होती है वो थिकर होती है सी लेवल पे। ये देखिए, ये जो बच्चा है वो सी लेवल पे, तो यहाँ पे देखिए कितनी ज्यादा थिक एयर, और ये जो बच्ची है वो बहुत ज्यादा हाइट पे, तो यहाँ पे एयर बहुत ज्यादा लो है और कहेंगे बहुत ज्यादा थिनर है। तो नियर सी लेवल, जो सी लेवल पे क्या होती है? एयर थिक होती है, मोर एयर अबव अस। अब ये देखिए आप में और ये पूरे, सपोज ये एक एंड लाइन है जो कि होती नहीं है, लेकिन आपको सपोज करने की ये एक एंड लाइन है, आपके और इसके बीच में कितना ज्यादा डिस्टेंस आ रहा है, तो इसके अंदर ज्यादा एयर आ सकती है। तो सी लेवल पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो आप कह सकते हैं सी लेवल पे एयर आपको ज्यादा थिक मिलेगी, मोर एयर अबव अस मिलेगी। और प्रेशर, ज्यादा एयर पार्टिकल्स है जो ज्यादा पास में रहने की कोशिश करेंगे तो प्रेशर मिलेगा आपको हाई प्रेशर। वहीं माउंटेन्स पे एयर क्या होगी? थिन। पहली बात तो आपको एक एंडिंग लाइन से डिफरेंस बहुत कम है, तो यहाँ पे आपको कम एयर पार्टिकल्स मिलेंगे, लेस एयर बबल्स मिलेगी, और प्रेशर क्या होगा? लो मिलेगा। तो इसलिए जब भी आप प्लेन्स पे रहते हैं तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, क्योंकि वहां पे आपको काफी एयर पार्टिकल्स देखने को मिल जाते हैं। पर जब आप माउंटेनस रीजन पे जाते हैं तो आपको ब्रीथ करने में डिफिकल्टी आने लगती है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, तो इसलिए आप बहुत ज्यादा हैवीनेस फील होने लगता है आपको, और बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ऐसी चीज याद रखिए कि हाई प्लेस में आपको लो प्रेशर देखने को मिलता है, ठीक है। आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? अब जहाँ पे एयर ज्यादा है वहां ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा, जहाँ पे एयर कम है वहां ऑक्सीजन कम है, तो इससे आपकी बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ता है।
एट हाई ऑल्टीट्यूड लेस ऑक्सीजन, तो बॉडी वर्क्स हार्डर। आपको पता है अब ऑक्सीजन कम मिल रहा है तो आपकी बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो इससे आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, आपको ब्रेथलेसनेस फील होगा, डिजीनेस फील होगा, टायर्डनेस फील होगी। तो जैसे कि पीपल फील टायर्ड इन लद्दाख। अगर कोई, मैं एक प्लेन रीजन की रेजिडेंट हूँ, मतलब मैं प्लेन रीजन में रहती हूँ और मैं कभी माउंटेनियस रीजन पे जाऊंगी तो क्या होगा, मुझे ये सारे सिम्टम्स फील करने पड़ेंगे। तो प्रेशर चेंजेस एंड वेदर, तो हमारा जो प्रेशर चेंज होता है और वेदर पे भी इम्पैक्ट पड़ता है उसका। तो लो प्रेशर कैन कॉज स्टॉर्म। अब ये इंपॉर्टेंट है, जब हमारा लो प्रेशर होता है तो क्या होती है, उससे स्टॉर्म हो सकती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत ज्यादा एयर पार्टिकल्स थे, ये हमारा हाई प्रेशर जोन था, इसको मैं HP लिखती हूँ। यहाँ पे हमारे बहुत खुले खुले पार्टिकल्स थे, तो इसको मैं लिख देती हूँ लो प्रेशर। तो अब जब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है तो ये प्रेशर ऐसे सिंपली नहीं होता, ये क्या करती है, ये जो विंड है वो ऐसे मूव करने लगती है। तो इसी की वजह से आपको ये जो विंड आपस में यूं ही मूव करने लगती है। आपने कभी देखा होगा कि कभी कभी हवा चल रही होती है तो कोई भी पत्ता होता है या फिर कोई भी एक हल्का सब्सटेंस है वो ऐसे गोल गोल घूमने लगता है अपने उस एरिया में। कभी नोटिस करना, जब हवा चलने लगती है क्या हो रहा था, वहां विंड मूव कर रही होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो ये जो मूवमेंट होती है विंड की, उसी से क्या होता है, स्टॉर्म्स आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं। व्हेन प्रेशर ड्रॉप्स एयर राइसेस एंड क्लाउड्स फॉर्म रेन स्टॉर्म। तो हमारा जो प्रेशर ड्रॉप्स होता है, जब हमारा प्रेशर कम हो जाता है किसी एरिया में तो वहां पे एयर क्या करने लगती है, राइस करने लगती है, जैसे वो मूवमेंट करती है वो ऐसे उठने लगती है ऊपर की तरफ। तो ये क्या रिजल्ट करता है, क्लाउड्स बनते हैं, रेन वाले और स्टॉर्म वाले। और जो लो प्रेशर है वो क्या एरिया होता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका हाई प्रेशर का एरिया था, ठीक है, और ये आपका लो प्रेशर का एरिया था। अब यहाँ पे हीट प्रोवाइड करती है हमें, सपोज यहाँ सैंड है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ वाटर है जो कि कम जल्दी गर्म नहीं होता, और यहाँ सैंड है, अब पता है सैंड जल्दी गर्म हो जाती है, तो ये हीट हो गई, तो ये जो एयर थी वो जल्दी से ऊपर हो गई, ये सारी हवा ऊपर चली गई, यहाँ पे अब कोई भी एयर नहीं बच गई। तो क्या होगा, ये सारी इवेंट यहाँ पे जल्दी जल्दी आने की कोशिश करेगी क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल एरिया खाली। तो इस खाली जगह को हम बोलते हैं डिप्रेशन। तो लो प्रेशर पे ही अक्सर आपको डिप्रेशन देखने को मिलेगा। और फिर जब ये एयर यहाँ पे हाई प्रेशर से यहाँ मूव करने की कोशिश करेगी तो एकदम ही ऐसे ऐसी डायरेक्शन में करेगी, तो ये जो मूवमेंट होती है उसी की वजह से आपका साइक्लोन आता है। तो आपको याद रखना है कि कहीं भी अगर आपको अब बैड वेदर देखने को मिलता है, खराब वेदर, तो आपको याद रखना है ये सिचुएशन क्यों आई होगी, क्योंकि लो प्रेशर हुआ होगा। वाई मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों नापने की जरूरत पड़ती है। अभी आपने पढ़ा कि वेदर्स में जब भी लो प्रेशर होता है तो आपके साइक्लोन्स आ सकते हैं, स्टॉर्म आ सकते हैं। तो अगर ये सारी चीजें हमारी लाइफ को कितना ज्यादा अफेक्ट कर सकती है, अगर हमें इनके बारे में पहले से पता होगा तो हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो हेल्प प्रिडिक्ट स्टॉर्म, साइक्लोन एंड रेनफॉल। अब ज्यादातर ये सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती किसको है, एक तो मेट्रोलॉजिस्ट को, पायलट्स को, फिशरमैन को, कि जो फिशरमैन वो ज्यादातर कोस्ट पे काम करते हैं और अगर वहां साइक्लोन्स आएंगे तो वो उनकी लाइफ को हार्म कर सकते हैं। हम नॉर्मल रियल लाइफ में भी अगर हमारे लिए भी ऐसा हमें कुछ फेस करना पड़ता है तो हमारे लिए भी डिफिकल्टी हो सकती है। तो आपको ये याद रखना है कि हम प्रेशर को क्यों मेजर करते हैं, ताकि हम डेंजर को प्रिडिक्ट कर सकें। और जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं बैरोमीटर। ये क्या मेजर करता है, मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर मतलब प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमारे प्रेशर को मेजर करता है उसे हम बोलते हैं बैरोमीटर। तो उसको याद करने की ट्रिक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अब ए है तो ए के बाद आता है बी, तो एटमॉस्फेरिक, आप उसको थर्मामीटर जो हमने याद किया था, थर्मोमीटर क्या था, टेम्परेचर, तो ये TT से थे। उसके बाद हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखा तो आप उसको इससे कर सकते हो। आपको इंपॉर्टेंट वैल्यूज याद करने की, जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1013 मिली बार, ये हमारा नॉर्मल प्रेशर होता है। बिलो अगर हम जाते हैं 1000 मिली बार के तो आपको डिप्रेशन वाले चांसेस देखने को मिलते हैं, जिससे स्टॉर्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब एक हाई ऑल्टीट्यूड का एग्जांपल देखते हैं। एक जगह है खरदुंगला, लद्दाख में, यहाँ पे बहुत ज्यादा हाइट पे है, करीबन 5600 मीटर हाई है ये सी लेवल से। तो यहाँ का जो प्रेशर है वो 650 MB है, बहुत ही ज्यादा कम प्रेशर है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा लो ऑक्सीजन मिलेगा क्योंकि लो प्रेशर है, कम हवा है, क्योंकि सी लेवल से, वही लड़की वाला एग्जाम्पल जो हमने देखा था यहाँ पे
कि जब वो माउंटेन्स के पास थी तो वहां पे कम ऑक्सीजन है, कम एयर है, तो यहाँ पे कम एयर है तो कम ऑक्सीजन है, तो लो प्रेशर वाला एरिया हो गया आपको। तो फिर क्या होता है, वहां पे आपको लो ऑक्सीजन मिलेगा, डिफिकल्ट लिविंग कंडीशंस हो जाती है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब भी कोई ऐसा इंसान होता है या फिर ऐसे लोग होते हैं जो भी प्लेन एरिया से माउंटेनियस रीजन पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है, वो है एक्लाइमेजेशन। एक्लाइमेजेशन में क्या होता है, पीपल नीड टाइम टू एडजस्ट, कि अगर हम पीपल को थोड़ा सा टाइम दे एडजस्ट करने को उस नए इन्वायरमेंट के लिए, उस नए वेदर कंडीशन के हिसाब से, तो उनको थोड़े दिन बाद उस चीज की आदत हो जाती है, तो फिर उनके लिए चीजें आसान हो जाती है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें लोग थोड़ा टाइम देते हैं और अपने आप को एडजस्ट करते हैं वहां की नई वेदर कंडीशन के हिसाब से। तो आप कह सकते हैं हम थोड़ा स्लो जाते हैं और अपने बॉडी को एडजस्ट करने का टाइम देते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्या होता है, वो एयर हैज वेट, वो हमको प्रेस कर रही होती है, एयर प्रेसेस डाउन, उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सी लेवल पे आपको हाई प्रेशर देखने को मिलता है, माउंटेन्स लेवल पे आपको लो प्रेशर देखने को मिलता है। लो प्रेशर मतलब लेस ऑक्सीजन, ऐसे याद रखना, लो प्रेशर मतलब लेस ऑक्सीजन, और लेस ऑक्सीजन मतलब ब्रीदिंग डिफिकल्टी देखने को मिल सकती है। प्रेशर ड्रॉप हो जाता है तो स्टॉर्म और साइक्लोन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेजर्ड बाय बैरोमीटर, यूनिट क्या है, एमबी। हेल्प्स इन वेदर प्रेडिक्शन। शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? प्रेशर exerted by air above us. Why is pressure low on mountains? Mountains में क्यों प्रेशर कम होता है? Because air is thinner. What happens when pressure drops? प्रेशर जब ड्रॉप होता है तो क्या होता है, स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स आने के चांसेस हो जाते हैं। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर प्रेशर। क्या इंस्ट्रूमेंट है? बैरोमीटर। व्हाट इज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर? हमने पढ़ा था ऊपर 1013 हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये क्वेश्चन था कि क्यों माउंटेन्स पे आपको वहां पे क्यों आपका प्रेशर लो होता है माउंटेन्स में, क्योंकि एयर इज थिन। आपको पता है कोल्ड जगह पे एयर क्या कर जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, जब वो पास पास आ जाएगी तो एक पतली सी लेयर बना लेगी, तो एयर थिनर है तो वहां पे, इसलिए आपको वहां पे लो प्रेशर देखने को मिल जाता है। Why do people feel breathless at high altitude? Due to low oxygen and low pressure. अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो है विंड। तो विंड क्या है? व्हाट इज विंड? विंड इज मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब विंड क्या है? विंड मतलब मूवमेंट ऑफ एयर, और अभी हमने पढ़ा कि विंड कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से याद करनी कि विंड की मूवमेंट होती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब यहाँ पे देखें, ये कोल्ड प्रेशर, सपोज कीजिए ये वाटर वाला इलाका है और ये लैंड है, तो ये जल्दी हीट हो जाएगा, हॉट जल्दी हो जाएगा, ये वाटर थोड़ा लेट होता है तो ये कूल रहेगा। तो लो प्रेशर वाली ये यहाँ पे जो विंड के पार्टिकल्स होंगे, एयर के पार्टिकल्स, वो लूजली पैक्ड होंगे और वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे। तो यहाँ जो स्पेस बचेगी, जब ये ऊपर की तरफ आ गए तो यहाँ स्पेस बच गई, तो इस स्पेस को फिल करने के लिए पार्टिकल्स कहाँ से आएंगे, जहाँ पे ज्यादा पैक है तो यहाँ से। और ये मूवमेंट कैसे होती है, ये स्पाइरल फॉर्म में होती है, तभी आपको साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं, स्टॉर्म्स देखने को मिलती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विंड की मूवमेंट कैसे होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। दिस मूवमेंट को ही हम विंड बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज नेचर ट्राइज टू बैलेंस प्रेशर। नेचर अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करती है कि जहां पे लो है वहां पे हाई दे दो ताकि बैलेंस बना रहे। एग्जाम्पल, एयर रशेस टू एम्प्टी स्पेस लाइक अ फिलिंग गैप। तो एयर जैसी खाली जगह देखती है एयर, तो वो सोचती है जाके मैं वहां भर जाऊं ताकि जो बैलेंस है वो बना रहे। हाई टू लो विंड फ्लो, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, हाई टू लो विंड फ्लो। तो इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको याद रखनी है वो है स्पीड, मतलब हाउ फास्ट द विंड इज, विंड कितनी तेज चल रही है। अगर स्लो चले तो आप ब्रीज बोलेंगे, मतलब हल्की हवाएं, और फास्ट मतलब स्टॉर्म। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है विंड के बारे में वो आपको याद रखनी है, डायरेक्शन, फ्रॉम वेयर द विंड इज कमिंग। नॉर्थ विंड मतलब नॉर्थ साइड से आइए, और आप सी ब्रीज बोलते तो मतलब सी से आइए। तो विंड में आपको दो चीजें याद रखनी है, वो है स्पीड एंड डायरेक्शन। विंड एंड सीड्स का बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन आपने पढ़ रखा होगा कि जो ये जो सीड्स है कैसे अपने आप को डिस्पर्सल, आपने छोटी क्लास में डिस्पर्सल टर्म के बारे में पढ़ा होगा कि जो ये प्लांट्स के सीड्स होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में स्प्रेड होते हैं, तो किसकी हेल्प से होते हैं, विंड एक एजेंट है, उसमें काफी एजेंट्स होते हैं तो विंड भी एक एजेंट है। तो इनका विंड और सीड्स का रिलेशन पढ़ते हैं हम। इफ विंड इज प्रेजेंट सीड्स फ्लाई एंड स्प्रेड। अगर विंड होगी तभी तो ये फ्लाई करेंगे और जगह जगह फैलेंगे। अगर कोई विंड ही नहीं होगी तो सीड्स तो आसपास ही फैल जाएंगे। तो जो अगर आपने नोटिस किया कोई भी प्लांट ज्यादा आसपास एक दूसरे के लग जाएंगे, उग जाएंगे, तो क्या होंगे, एक दूसरे से compete करेंगे न्यूट्रिशन के लिए।
तो ऐसे तो किसी भी प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी, इसलिए हमें विंड चाहिए ताकि जो सीड्स है वो दूर दूर जाके गिरे, ताकि उनके अंदर लेस कंपटीशन है। एग्जाम्पल कॉटन सीड्स फ्लाई इन एयर। यहाँ पे आपको बुक में काफी सारे सीड्स दे रखे हैं जो कि विंड की हेल्प से फ्लाई होते हैं। विंड्स हेल्प लाइफ स्प्रेड। जब भी विंड चलती है तो आपकी लाइफ जो होती है वो स्प्रेड होती है। प्लांट्स भी एक फॉर्म ऑफ लाइफ है तो वो स्प्रेड होते हैं। अब हम इंपॉर्टेंस देखें विंड की, तो हेल्प्स इन वेदर प्रेडिक्शन। विंड कितनी तेज चल रही है, किस डायरेक्शन से चल रही है, क्या स्पीड है, वो हमारी वेदर प्रेडिक्शन में हमें हेल्प करती है। डायरेक्शन शोज वेयर रेन में कम। जिस डायरेक्शन से विंड चल रही होती है तो उससे हमें क्या पता लगता है, रेन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी यहाँ पे साउथ वेस्ट रीजन है हमारे इंडिया का, तो अगर विंड इस एरिया से चलती है तो यहाँ क्या है, वाटर। अगर वाटर रिच एयर मतलब वाटर वेपर्स लेके चलती है एयर, तो हमें पता लग जाता है कि रेन आने वाली है, क्योंकि जो एयर चल रही है, जो विंड चल रही है उसके अंदर वाटर। वहीं अगर हम यहाँ से, हमारे यहाँ पे नॉर्थ से कोई आती है विंड, क्योंकि यहाँ एक ड्राई रीजन है, तो यहाँ से जो विंड आती है इसका मतलब हमें पता लग जाता है कि वो गर्म हवाएं आ रही है, ड्राई हवाएं आ रही है। तो एक तो वेदर प्रेडिक्शन में हेल्प करता है, डायरेक्शन शोज वेयर रेन में कम। एंड पायलट्स और सेलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है विंड के बारे में जानना, बिकॉज विंड अफेक्ट्स देयर फ्लाइंग एंड सेलिंग। फार्मर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है रेन प्रेडिक्ट करने के लिए। विंड ड्राई सॉइल फास्टर। विंड जो होती है वो सॉइल को जल्दी सुखा देती है। विंड एक वेदर को गाइड करने वाला फिनोमेना भी आप समझ सकते हैं। क्या इंस्ट्रूमेंट है, अगर हम विंड को कैसे मेजर कर सकते हैं, हमारे लिए दो इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे हम। एक तो विंड वेन शोज विंड डायरेक्शन। विंड वेन क्या हमें हेल्प करता है कि ये पता लगाना कि विंड किस डायरेक्शन के साथ आ रही है। कैसा क्या क्या होता है इसके अंदर, इसमें एक पॉइंटर होता है, एक टेल होती है। कैसे वर्क करता है ये, विंड पुशेस टेल, पॉइंटर शोज डायरेक्शन, वो जिस डायरेक्शन में जाता है। ये देखिए यहाँ पे है, ये आपका विंड वेन है। तो अगर हवा इस साइड से आ रही है तो ये पॉइंटर उसकी अपोजिट साइड में लिफ्ट करेगा, हमें पता लग जाता है कि विंड इसकी अपोजिट साइड से आ रही है। ठीक है, तो दो पार्ट्स हमने, एक पॉइंटर पढ़ी हमने, एक टेल पढ़ी। विंड पुशेस टेल, विंड जैसी आती है तो वो जो टेल होती है उसको पुश करती है, और वो टेल उसके अपोजिट डायरेक्शन में राइज हो जाती है। तो आपको याद रखना है वर्क्स इवन इन लाइट वेव्स। अगर हल्की हवा भी चल रही हो तो भी ये इंस्ट्रूमेंट आपका काम करता है। ऐसा नहीं है कि अगर हैवी विंड चाहिए तभी ये काम करेगा। तो आपको टेल जिस डायरेक्शन में जाएगी उसी डायरेक्शन में आपकी विंड। अगर टेल राइट डायरेक्शन में जा रही है तो इसका मतलब विंड भी इस साइड से आ रही होगी। विंड सॉक और अनदर स्पेशल टाइप है, यूज्ड एट जनरली एयरपोर्ट पे आपको देखने को मिल जाता है। शो विंड डायरेक्शन क्लियरली, वो भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें सॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो आपको उसमें भी डायरेक्शन देखने को मिल जाती है। एग्जाम्पल पायलट सी इट बिफोर टेक ऑफ। जो पायलट्स होते हैं वो उसको देखते हैं प्लेन को टेक ऑफ करने से पहले, ताकि उन्हें विंड की डायरेक्शन पता चल सके। और दूसरा इंस्ट्रूमेंट है आपका एनीमोमीटर, इसको बोलते हैं एनीमोमीटर। ये क्या करता है, विंड की स्पीड को मेजर करता है। हैज कप दैट रोटेट्स, जो कप देख रहे हैं आप ये रोटेट करते हैं, तो ये जितनी ज्यादा स्पिन करेंगे उतनी ही ज्यादा विंड की स्पीड होती है। विंड ब्लोस कप स्पिन, जितनी ज्यादा विंड चलेगी ये उतने ज्यादा घूमेंगे, क्योंकि विंड कैसे मूव करती है, ऐसे ऐसे, तो ये भी ऐसे ऐसे मूव करेंगे गोल गोल गोल। तो जितना ज्यादा ये रोटेट करेंगे उतनी ही ज्यादा हमारी विंड की स्पीड होगी। फास्टर विंड फास्टर रोटेशन। जो भी हमारा आउटपुट आता है उसकी यूनिट क्या होती है कि कितने किलोमीटर पर आवर। तो जब भी हम विंड की यूनिट बोलते हैं तो हम बोलते हैं सपोज 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी विंड चल रही है। मोर स्पीड, ये चीज आपको याद रखनी है। तो विंड के बारे में हमने पढ़ा, विंड क्या है, एयर मूव, कैसे मूव करती है, हाई टू लो प्रेशर। कैसे डिस्क्राइब किया जाता है विंड के लिए, दो इंपॉर्टेंट चीज, स्पीड की मदद से और डायरेक्शन की मदद से। और इन दोनों को मेजर कैसे करते हैं, हम विंड की स्पीड को एनीमोमीटर से मेजर करते हैं और विंड की डायरेक्शन को विंड वेन से करते हैं। और ये ज्यादातर हम कहाँ यूज करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग में पायलट्स और सेलर्स इस्तेमाल करते हैं, फार्मर्स यूज करते हैं। ऑल्सो हेल्प्स इन सीड डिस्पर्जन। शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज विंड, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। व्हाट आर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ विंड, क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमने पढ़े थे, स्पीड एंड डायरेक्शन। नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट शोज विंड डायरेक्शन, विंड की डायरेक्शन कौन शो करता है, विंड वेन। और नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर स्पीड, विंड की स्पीड कौन मेजर करता है, एनीमोमीटर। हाउ डज द विंड हेल्प प्लांट, प्लांट्स की कैसे हेल्प करता है विंड, इट हेल्प्स इन सीड डिस्पर्सल। व्हाई इज विंड इंपॉर्टेंट फॉर पायलट्स, पायलट्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इट अफेक्ट्स फ्लाइंग डायरेक्शन एंड सेफ्टी। अब हम अपना लास्ट एलिमेंट पढ़ने वाले वो है ह्यूमिडिटी। So what is humidity? Amount of water vapor in the air.
एयर कंटेन्स वाटर इन गैस फॉर्म, एयर के अंदर वाटर होता है गैसियस फॉर्म में, तो उसे ही हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। दिस इज कॉल्ड वाटर वेपर। द अमाउंट ऑफ इट ह्यूमिडिटी, कितना वाटर वेपर है एयर में उस अमाउंट को ही हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। रेनी डे में आपको ज्यादा एयर पार्टिकल वाटर पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, वाटर वेपर्स देखने को मिलेंगे एयर में, तो आप बोलेंगे रेनी डे पे आपको ज्यादा ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है। वहीं ड्राई डेजर्ट एरिया में आपको लेस ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पे जो एयर है उसमें कम वाटर वेपर्स होते हैं। तो ह्यूमिडिटी मतलब वाटर इन एयर। ह्यूमिडिटी को अफेक्ट कैसे करता है, कौन कौन से फैक्टर है कि जो ये बताते हैं कि कहाँ कहाँ जगह में कितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी कितनी कम ह्यूमिडिटी होगी। तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर किसी एरिया का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हीट टेम्प और किसी जगह का बहुत ज्यादा कूल्ड है, ये सब अफेक्ट करता है हमारी ह्यूमिडिटी। विंड विंड प्रेशर, लोकेशन, ये सारे जो फैक्टर्स है वो पता लगा डिपेंड करते हैं कि कितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी और कितने कम होगी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि कोस्टल एरिया है हमारा कोची वाला, तो यहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी होती है, क्योंकि ये जो कोस्टल एरिया वाटर के पास है, और वाटर के पास है तो मतलब ज्यादा वो इवेपोरेशन होगा, ज्यादा इवेपोरेशन होगा तो ज्यादा वाटर वेपर्स आएंगे हमारी ह्यूमिडिटी में, ज्यादा एयर में आएंगे तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। और जो डेजर्ट एरिया जयपुर जो बहुत ड्राई है और बहुत हाई टेम्परेचर है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत हॉट है, तो आपको लो ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी वहाँ पे। तो जहाँ सी होगी तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि ज्यादा ह्यूमिडिटी आपको देखने को मिल सकती है। अब इवेपोरेशन और ह्यूमिडिटी में जो भी कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वाटर इवेपोरेट्स, आपने पढ़ा था कि जब भी इवेपोरेशन होता है तो उसका कंडेंसेशन होता है, तो उससे क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। वाटर इवेपोरेट्स, कूलिंग इफेक्ट, मतलब जैसे कि आपने एसीटोन का एग्जाम्पल पढ़ा होगा क्लास 6 में। एसीटोन का या फिर और भी चीज दे रखी थी आपकी। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं नील पेंट रिमूवर, अगर आप अपने हाथ पे लेते हैं उसको और एसीटोन रखते हैं तो आपका हाथ क्या होता है, हॉट होता है। तो ये जो वाटर पार्टिकल्स होता है वो आपके हाथ से एनर्जी लेता है और ये तो इवेपोरेट कर जाता है। तो जिसने आपके हाथ से एनर्जी ले ली, क्योंकि इसने आपके हाथ से एनर्जी ले ली तो अब आपका हाथ क्या हो गया, ठंडा। इसने आपके हाथ से हीट एनर्जी ली इवेपोरेट करने को खुद के लिए, तो आपका हाथ तो ठंडा हो गया। तो वाटर इवेपोरेशन से क्या होती है, कूलिंग इफेक्ट होती है। वाटर चेंजेस इनटू वेपर एंड टेक्स हीट टू सराउंडिंग्स। जब ये वाटर जो होता है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, तो कैसे होता है, वो हीट लेता है अपने सराउंडिंग से। और जो सराउंडिंग है, क्योंकि उन्होंने अपने सराउंडिंग से हीट ली है, तो सराउंडिंग को कैसा छोड़ देते हैं, ठंडा छोड़ देते हैं। अब दो केस पढ़ेंगे हम, लो ह्यूमिडिटी के और हाई ह्यूमिडिटी के। अगर किसी एरिया में लो ह्यूमिडिटी है तो एयर हैज लेस वाटर, आप कह सकते हैं कि उसकी एयर में लेस वाटर है, इवेपोरेशन जल्दी होगी, क्योंकि एयर में लेस वाटर वेपर्स हैं तो ज्यादा जगह है वहां पे इवेपोरेशन की, कि ज्यादा वाटर वेपर हो सकते हैं। हम क्लोज ड्राई क्विकली, इसलिए हमारे कपड़े कब जल्दी सूखते हैं, जब आपकी एयर में कम ह्यूमिडिटी हो, जैसे कि एकदम सनी डे पे आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वही हाई ह्यूमिडिटी मतलब वाटर, आपकी जो एयर है उसमें पहले से ही बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स हैं, बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स है, तब अब इवेपोरेशन होगा तो जो ये वाटर वेपर्स वो कहाँ जाएंगे, जब पहले से एयर इतनी टाइटली पैक्ड है। तो इसलिए आपकी जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, और ऐसे दिनों पे क्लोथ भी बहुत स्लोली ड्राई होता है। आपने नोटिस किया होगा जब रेनी सीजन होता है तो आपके कपड़े बहुत स्लो ड्राई होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि दिल्ली में आपके कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, वहीं कोची वाले एरिया में अगर आप अपने कपड़े सुखाएंगे तो आपके कपड़े स्लो सूखेंगे, क्योंकि कोची वाले एरिया में जो ह्यूमिडिटी का लेवल है वो बहुत ज्यादा है। मोर ह्यूमिडिटी मतलब स्लो ड्राई। अब एक नया कॉन्सेप्ट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये क्या होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब हाउ मच वाटर वेपर इज इन द एयर कंपेयर टू हाउ मच इट कैन होल्ड। मतलब अभी कितना ज्यादा वाटर वेपर्स हैं आपके एयर में, सपोज आपकी, और आप कितना होल्ड कर सकते हैं, आपकी एयर कितना होल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है एक एयर, ये एयर है और इसमें कितना स्पेस है वाटर वेपर को होल्ड करने का, पर इसने कर कितना रखा है, सिर्फ इतना। तो ये क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हम कंपेयर कर रहे हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब कंपेयर करना, रिलेशन में, उसके रिलेशन में कंपेयर कर रहे हैं। रिलेटिव वर्ड है, रिलेशन में कंपेयर करना, तो किसके रिलेशन में हम कंपेयर कर रहे हैं कि कितनी स्पेस है एयर में वाटर वेपर होल्ड करने की और उसने कर कितना रखा, तो हम उसको उससे ही कंपेयर कर रहे हैं। इन सिंपल वर्ड्स देखिए तो हाउ फुल द एयर इज विद वाटर, कितना एयर है वाटर, कितना एयर है, कितना वाटर है हमारा एयर में, ये सब हम जब देखते हैं तो उसको हम कह सकते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इजी अगर आप समझे तो थिंक ऑफ एयर लाइक अ ग्लास,
सोचिए कि ये जो ग्लास है वो ग्लास नहीं है बल्कि ये एयर है। वही सेम एग्जाम्पल, अभी खाली है तो मतलब नो वाटर। अगर हम इसको हाफ फिल्ड कर देते हैं तो ये सब कुछ वाटर आ गया इसके अंदर, और पूरा भर देती हूँ मैं इसको तो पूरा, तो मतलब कि ये जो एयर वाली ग्लास थी उसके अंदर कितना वाटर है, यही हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंसेप्ट से एक्सप्लेन करते हैं। लेस वाटर मतलब लो ह्यूमिडिटी, ऑलमोस्ट फुल मतलब हाई ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब फुलनेस ऑफ एयर, कि एयर में कितने वाटर वेपर। वाई रिलेटिव, रिलेटिव टर्म ही क्यों यूज करें, बिकॉज इट कंपेयर्स एक्चुअल वाटर प्रेजेंट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वाटर एयर इट कैन होल्ड, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रिलेटिव। कंपैरिजन, कंपैरिजन कर रहे हैं हम यहाँ पे। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम किस में मेजर करते हैं, परसेंटेज में। एग्जाम्पल्स, 0% मतलब नो वाटर। ऐसी सिचुएशन अक्सर पॉसिबल नहीं होती कि 0% हमारे पास एयर में ह्यूमिडिटी ना हो, बिल्कुल ही वाटर वेपर ना हो, ऐसी सिचुएशन बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उसको बोलेंगे कि 0% की सिचुएशन को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मतलब नो वाटर। और अगर किसी में आपको 50% ह्यूमिडिटी देखने को मिल रही है तो इसका मतलब इट्स हाफ फुल, एंड 100% है तो दैट मीन्स कम्प्लीटली फुल। अब क्या है, अगर आपके जो रेन है वो कब होती है, जब आपकी जो एयर होती है उसमें जो वाटर वेपर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ऑलमोस्ट फुल हो जाते हैं, तब आपके रेन के चांसेस देखने को मिलते हैं आपको। तो अगर 100% है तो एयर फुल है, और एयर फुल है तो आपको देखने को मिलेंगे रेन के चांसेस। रियल लाइफ में आप इसको कैसे समझेंगे, अगर आप कहीं भी डाटा देखते हैं और आपको डाटा देखने को बोलता है कि ह्यूमिडिटी शो कर रही है 20 to 40% की रेंज में, तो आप समझेंगे कि अभी लो ह्यूमिडिटी है। ये चांसेस है लो ह्यूमिडिटी की क्योंकि ये लोअर वैल्यूज है, तो इसमें आपको ड्राई एयर कंडीशन देखने को मिलेंगी। आपका जो स्वेट है वो जल्दी ड्राई हो जाएगा क्योंकि इस वक्त इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर के पार्टिकल्स कम है क्योंकि लो ह्यूमिडिटी है। तो जो आपकी बॉडी से स्वेट है वो जो इवेपोरेट जल्दी होगा क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में जा सकता है। सपोज हाई ह्यूमिडिटी है, वहां पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स है, तो आपकी जो स्वेट होगी वो बहुत धीरे ड्राई होगी क्योंकि पहले से अगर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स है तो आपके स्वेट को ड्राई होने के चांसेस कम ही मिलेंगे, वो कंडीशन ही नहीं मिलेगी। तो इसलिए जब भी आप हाई ह्यूमिडिटी में होते हैं जहाँ जिसकी वैल्यू 60 to 80% रेंज होती है उसमें आपको स्टिकी फील होता है, आपके स्वेट जल्दी ड्राई नहीं होते और आपको गर्म महसूस होता है। वहीं आप लो ह्यूमिडिटी में आपका स्वेट जल्दी सूख जाता है और आपको कंफर्टेबल महसूस होता है क्योंकि जल्दी जैसे स्वेट हमारा सूखता है हमको कैसी फीलिंग आती है, कोल्ड फीलिंग आती है, ठंडा महसूस होता है। हमने कंडेंसेशन का प्रोसेस देखा था ना कि कैसे वो हमारी बॉडी से हीट लेता है तभी इवेपोरेट कर जाता है और क्या रह जाता है, कूलिंग इफेक्ट रह जाता है। तो एग्जाम्पल दिल्ली है, वहां पे लोअर ह्यूमिडिटी होती है, आपको कम वाटर वेपर्स देखने को मिलेंगे एटमॉस्फेयर। और कोस्टल एरिया जो कि वाटर के पास है तो आपको हाई ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी, एयर में वाटर एयर वेपर ज्यादा होंगी, तो हाई ह्यूमिडिटी में आपको स्टिकी फीलिंग होती है। इंपॉर्टेंट कनेक्शन जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इफ एयर ऑलरेडी हैज मोर वाटर इट कैन नॉट टेक मोर वाटर, इसलिए वही चीज जो अभी तक हम बात कर रहे हैं, सो इवेपोरेशन स्लोज डाउन। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, क्लोज ड्राई स्लोली इन ह्यूमिड वेदर। इसी की वजह से जो हमारे कपड़े हैं वो आराम से नहीं सूख पाते बल्कि धीरे सूखते हैं। अब लेट समराइज, हमने क्या पढ़ा, एयर कंटेन्स वाटर वेपर, एयर में वाटर वेपर होता है। अगर हम उसको कंपेयर करते हैं कि एक्चुअल वाटर वर्सेस मैक्सिमम कैपेसिटी, कि अभी इस वक्त कितना वाटर वेपर है उसके अंदर वर्सेस कितनी कैपेसिटी है, सब किसी भी चीज की कैपेसिटी 100% हो सकती है। तो अगर अभी उसमें सिर्फ 20% ही है तो हम क्या कर रहे हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाला है, वी आर कंपेयरिंग कि एक्चुअल कैपेसिटी 100% है पर अभी 20% है। तो रिजल्ट क्या आता है, परसेंटेज में हम इसको मेजर करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को परसेंटेज में, इसे ही बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर लो परसेंटेज है मतलब ड्राई एयर, हाई परसेंटेज है तो मॉइस्ट एयर। Relative humidity is the percentage of water vapor present in the air compared to the maximum it can hold. अगर एग्जाम में आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन लिखने को आती है तो आप इसको लिख सकते हैं, ये पूरी तरह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं। और उसके बाद आप लिखेंगे मेजर्ड इन परसेंटेज, और फिर ये वाली वैल्यूज जो हमने ऊपर डिस्कस की आप उसको अपने आंसर में भी मेंशन करेंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। अगर 0% है मतलब नो वाटर नॉट पॉसिबल, 100% मतलब एयर फुल ऑफ वाटर। रियल लाइफ में कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, अगर रेंज आती है 20 to 40% में तो आपको ड्राई वेदर देखने को मिलता है, अगर रेंज है 60 to 80% में तो ह्यूमिड वेदर कंडीशंस देखने को मिलती है।
हायर परसेंटेज मतलब हायर वाटर वेपर, हायर वाटर वेपर इन द एयर मतलब मोर मॉइस्चर। अब आप इसको दिल्ली और कोची का एग्जांपल दे सकते हैं कि दिल्ली में जो कि जहाँ पे आपको ह्यूमिडिटी कम देखने को मिलती है तो वहाँ की जो परसेंटेज है वो जाती है 52% तक, और कोची जहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा है वहाँ पे आपको परसेंटेज देखने को मिलती है 84% तक। तो अभी कभी भी आपको क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, आपको कोई भी दो सिटीज देख दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा किसके अंदर क्रोज जल्दी ड्राई हो जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों सिटीज में या फिर दोनों लोकेशंस में ह्यूमिडिटी की कंडीशंस क्या है। जैसे आपको दिल्ली के बारे में पता है तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पे क्लोथ आपके जल्दी ड्राई हो जाएंगे, वहीं कोची के बारे में आपको पता है कि वहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी है, तो आप लिखेंगे कि वहाँ पे आपको ज्यादा स्वेटिंग होगी क्योंकि इवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। बिकॉज हाई ह्यूमिडिटी स्वेट डजंट एवेपोरेट, आपका जो स्वेट है वो जल्दी से एवेपोरेट नहीं करता, तो ह्यूमिडिटी ट्रैप स्वेट, ह्यूमिडिटी की वजह से आपका जो स्वेट है वो इवेपोरेट ही नहीं हो पाता, तो वो वहीं ट्रैप रहेगा। और इंस्ट्रूमेंट कौन सा है ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए, वो है हाइग्रोमीटर। अभी तक हमने टेम्परेचर को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट देखा था, वो था हमारा थर्मोमीटर, जिसको हमने याद किया था टीटी से, थर्मोमीटर। फिर हमने देखा था बैरोमीटर, जो कि हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को करता है, वो है हमारा बैरोमीटर, इसको भी हमने याद किया था कि ए बी से, ए और बी। अब हम आ गए अपने ह्यूमिडिटी को, इसको हम याद करेंगे एच एच से, ह्यूमिडिटी का हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो एच एस से आप याद रखेंगे इसको, मेजर्स ह्यूमिडिटी। डिफरेंट टाइप्स के आपको देखने को मिल जाते हैं हाइग्रोमीटर बेस्ड ऑन देयर वर्किंग, वो कैसे काम करते हैं। जैसे हमने थर्मोमीटर डिफरेंट काइंड्स के देखे थे, तो वैसे आपको ये भी डिफरेंट काइंड्स के मिल जाते हैं। वाई ह्यूमिडिटी इज इम्पोर्टेंट, अब ह्यूमिडिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ह्यूमिडिटी कहाँ यूज होती है, हमारी इंडस्ट्रीज में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में यूज होती है, म्यूजियम्स में यूज होती है, प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट्स, नीड ड्राई एयर। तो हमें ह्यूमिडिटी को मेजर करना क्यों जरूरी है, क्यों, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो जल्दी जो हमारा फूड है वो खराब होने की चांसेस होते हैं। और म्यूजियम में भी ऐसी काफी चीजें रखी गई होती है जिनको ड्राई एरिया चाहिए होता है, अगर वो ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आते हैं तो चांसेस हो जाते हैं कि जो म्यूजियम के आर्टिफैक्ट्स हैं वो खराब हो जाए। इसलिए हमें राइट अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी चाहिए होती है ताकि हम प्रोटेक्शन कर सकें अपने सामान की, अपनी फूड की, अपने ऑब्जेक्ट्स की। अब नाउ वी कम टू वेदर स्टेशन। वेदर स्टेशन क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट साथ में रखे जाते हैं, प्लेस वेयर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर केप्ट टुगेदर। अब आप स्टेशन को ऐसे अज्यूम कीजिए जैसे कि मेट्रो स्टेशन होता है या फिर रेलवे स्टेशन होता है, वो क्या है, स्टेशन है जहाँ पे सारी ट्रेन आती जाती है। वैसे ही एक ऐसी प्लेस को इमेजिन कीजिए जब आप वेदर स्टेशन की बात करते हैं जहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट साथ में रखे जाते हैं, जो कि मेजर करते हैं हमारा टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं, थर्मोमीटर। रेनफॉल को रेन गॉज से। विंड के दो इंस्ट्रूमेंट पड़े थे, अगर हमें डायरेक्शन मेजर करनी है तो हम क्या करते थे, विंड वेन का इस्तेमाल करते थे जिसमें एक सॉक्स लगी होती है, और जब हमें विंड की स्पीड मेजर करनी होती तो हम एनीमोमीटर यूज करते हैं जिसमें वो कप्स लगे होते हैं जो कि स्पिन करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर यूज करते हैं, और ह्यूमिडिटी के लिए अभी हमने पढ़ा हम क्या करते हैं, हाइग्रोमीटर। आई होप सबको याद रहेंगे और कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऑल टूल्स इन वन प्लेस, ठीक है। वेदर स्टेशन अगर आपको कोई डिफाइन करने को बोलता है तो प्लेस वेयर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर केप्ट टुगेदर। अब ये ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, अब आपको पता है हमारी ज्योग्राफिकल इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि हम हर जगह तो नहीं जाके मेजर कर सकते कि कैसा हमारा वेदर स्टेशन होने वाला, तो हम क्या करते हैं, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन का यूज करते हैं। यहाँ पे सारी चीजें ऑटोमेटिकली काम करती हैं, ये सेंसर्स इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे किसी भी ह्यूमन की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए ऑटोमेटेड होते हैं। मतलब सारा सामान, सारा जो भी आपकी मेजरमेंट होगी वो आराम से इंस्ट्रूमेंट्स की तरह हो जाएगी। अब हमारे सिक्किम में जो कि बहुत हाई एल्टीट्यूड पे जगह है, वहाँ पे आपको AWS देखने को मिलता है। AWS आपको देखने को मिलता है एट अ ग्लेशियर लेक ऑफ सिक्किम। तो आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्या यूज है इसका, अर्ली वार्निंग। अब ऐसी जगह जहाँ पे इंसानों को जाना मुश्किल है पर वहाँ पे भी नेचुरल कैलेमिटीज हो सकती है, डिफिकल्टीज हो सकती है, तो अगर हमारे पास AWS होंगे तो हमें अर्ली वार्निंग्स मिल जाती हैं। ऑटो मशीन मतलब फास्ट डाटा, आपको जल्दी डाटा में मिल जाएगा और इंसानों को जाने की जरूरत भी नहीं है वहाँ पे।
अब प्रिडिक्टिंग द वेदर, हम वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं। वो कौन होते हैं जो प्रिडिक्ट करते हैं? मेट्रोलॉजिस्ट, मतलब साइंटिस्ट। वो क्या करते हैं? डाटा को कलेक्ट करते हैं। फिर जो भी डाटा उन्होंने कलेक्ट किया होता है वो उसमें एक पैटर्न पढ़ते हैं और फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं कि कैसा आगे का वेदर हो सकता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट टुडे, आज के टाइम पे जो भी क्लाइमेट चेंज है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर देखने को मिल रहा है आपको। कि जो भी हमारे क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखने को मिलती है, जैसे कि साइक्लोन्स, फ्लड्स, हीट वेव्स। तो ये हमें कैसे पता लगता है? डाटा पढ़ते हैं हम, उसको स्टडी करते हैं, फिर प्रिडिक्ट करते हैं। प्रिडिक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए? ताकि हेल्प्स इन सेविंग लाइव्स, डिजास्टर प्रिपरेशन, प्लानिंग एक्टिविटीज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है व्हाई प्रिडिक्शन इज इम्पोर्टेंट, तो आपको ये अच्छे से याद रखिए। एग्जाम्पल देखें तो फिशरमैन वॉर्न बिफोर स्टॉर्म्स। हमें पता है फिशरमैन कोस्ट पे काम करते हैं और उनकी लाइफ को बहुत खतरा हो सकता है, तो हम उनको वॉर्न कर सके। पीपल इवैक्यूएटेड बिफोर साइक्लोन, जैसे कि अगर साइक्लोन आने वाला, साइक्लोन से कितना ज्यादा हार्म हो सकता है, तो हम पहले ही लोगों को इवैक्यूएट कर सकते हैं ताकि सब सेफ रह सके। प्रिडिक्शन मतलब प्रोटेक्शन। अब आपको हमें एक फाइनल चीज देखनी है जो कि हमने साथ में पढ़ी, तो वो है ऑल टुगेदर डिफाइन वेदर। हमने जितने एलिमेंट्स पढ़े वेदर के, वही हमारे वेदर को डिफाइन करता है। अब आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कैसे ऑब्जेक्ट बनता है? उसके एलिमेंट से। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, अगर आप कहते हैं एक कॉन्सेप्ट है टी का, मतलब चाय का, तो टी कैसे बनेगी? उसके एलिमेंट से। उसके एलिमेंट्स क्या हैं? जैसे कि चाय पत्ती, शुगर, आपकी अदरक हो गई, और आपके जो भी एक्स्ट्रा मसाले होते हैं वो सब एलिमेंट्स है, तब जाके आपका टी का कॉन्सेप्ट बनता है। तो यही हम वेदर के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो वेदर का कॉन्सेप्ट आप कैसे डिफाइन करेंगे? उसके एलिमेंट्स को डिफाइन करने के बाद। ठीक है, समटाइम्स वन डोमिनेट। अब इतने सारे एलिमेंट्स है वेदर के, तो कभी ऐसा होता है कि कभी कोई एलिमेंट डोमिनेट कर रहा है, कभी कोई एलिमेंट डोमिनेट कर, जैसे कि टी के केस में कभी आपने सोचा होगा कि टी काफी मीठी हो जाती है, तो उसमें कौन सा एलिमेंट डोमिनेट कर रहा होता है? शुगर का एलिमेंट। और कभी आप नोटिस करते हैं कि आपको चाय बहुत तीखी लग रही है, क्योंकि आपका जो जिंजर का एलिमेंट है या फिर अदरक का, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ऐसे ही हम देखते हैं जुलाई के मौसम में हमें रेनफॉल का जो एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है। मई में टेम्परेचर बहुत राइज हो जाता है, गर्मी ज्यादा हो जाती है। साइक्लोन जब होने वाला है तो कौन सा? प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो चेंजेस आते हैं, उस एलिमेंट में जो चेंज आता है, तब आपको साइक्लोन देखने को मिलता है। लू क्या होती है? स्ट्रॉन्ग हॉट एंड डस्टी winds that blow in नॉर्थ इंडिया इन summers। तो जो हमारी नॉर्थ इंडिया में जो गर्म हवाएं बहती है, अब उसको बोलते हैं लू। ये गर्म होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डस्टी winds होती है। ये ब्लो करती है। और फॉरेस्ट फायर्स आर स्प्रेडिंग, जो फॉरेस्ट फायर होती है वो भी स्प्रेड करती है, तो उसमें एलिमेंट है हमारा विंड। तो हमने याद किए थे सारे एलिमेंट्स वॉट पी से। कंप्लीट वेदर, अगर आप इसको याद करते हो आपको कंप्लीट वेदर समझ आता है। अब एक फाइनल फ्लो चार्ट देख लेते हैं हमारे फुल चैप्टर का। हमने पढ़ा वेदर, वेदर के एलिमेंट्स पढ़े हमने वॉट पी से। क्या क्या थे? विंड, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट्स। हमने इन सबको मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े, जैसे कि टेम्परेचर से थर्मोमीटर, विंड है हमारा एनीमोमीटर, एंड ह्यूमिडिटी था हमारा हाइग्रोमीटर, एयर प्रेशर हमारा बैरोमीटर, एंड प्रेसिपिटेशन के लिए हमने रेन वॉच पढ़े। तो हमने सारे के सारे एलिमेंट्स कवर किए, उनके इंस्ट्रूमेंट्स कवर किए। तो इन सारे इंस्ट्रूमेंट से हमारे पास क्या आता है? यूनिट्स आती है, मेजरमेंट आती है, तो वो हमारा बनता है डाटा। तो हम इस डाटा को कलेक्ट करते हैं। फिर वेदर स्टेशन के बारे में हमने पढ़ा और ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के बारे में पता। तो ये भी हमें डाटा कलेक्ट करके देते हैं, जो कि हमारे जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं वो इस डाटा को स्टडी करते हैं और वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं। और प्रिडिक्शन को क्या बोलते हैं? फोरकास्ट। ये हमारी सेफ्टी और प्लानिंग में हेल्प करता है। लेट्स सी शॉर्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। व्हाई डू क्लोथ्स ड्राई स्लोली इन ह्यूमिड वेदर? ह्यूमिड वेदर में क्यों कपड़े स्लोली ड्राई होते हैं? क्योंकि ह्यूमिड वेदर में ऑलरेडी काफी एयर वेपर्स हैं आपकी हवा में, तो इवेपोरेशन क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। उसकी वजह से आपके कपड़े बहुत धीरे सूखते हैं। तो बिकॉज evaporation इज स्लो। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी को मेजरमेंट करने के लिए हाइग्रोमीटर। व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन परसेंटेज। व्हाट इज वेदर स्टेशन? अ प्लेस विद ऑल वेदर इंस्ट्रूमेंट्स। Why is weather prediction important? Helps in preparing for disasters. आगे बढ़ने से पहले हम पहले ये वाला सेक्शन देख लेते हैं जो आपके बुक में क्वेश्चन दे रखा है इसको, जिसमें ये मैप है आपके पास, इसको पढ़ते हैं।
Look carefully at the map of India. This map was issued by the India Meteorological Department on 19 May 2024. Study the icons and connect them to the conditions shown on the map. इसमें काफी आइकन्स दे रखे हैं, हमें इनको स्टडी करना है और इस मैप पे भी यही सेम आइकन्स दे रखे हैं और हमें पता लगाना है कि कौन सी एरिया में कौन से साइन शो कर रहे हैं। पहले हम लेजेंड को अच्छे से पढ़ते हैं, इसको लेजेंड बोलते हैं। तो ये जो अगर हमें ऐसा साइन देखने को मिलेगा तो इसका मतलब उस एरिया में फॉग के साइंस है, और अगर ऐसे हैं तो यहाँ हेवी रेन है, और अगर बिल्कुल ही ब्लैक क्लाउड्स हैं और यहाँ पे ज्यादा रेन ड्रॉप्स भी है तो वेरी हेवी रेन। और यहाँ पे देखिए एकदम ही ब्लैक क्लाउड्स और भी ज्यादा ब्लैक, एक्सट्रीमली हेवी रेन। यहाँ पे देखिए ये जो है ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है तो एक्सट्रीमली हेवी रेन। इसमें हेवी स्नो, इसमें हेल स्टॉर्म, ऐसा साइन देखने पे डस्ट स्टॉर्म। अगर प्लस है और रेड कलर है तो हीट वेव, थर्मोमीटर ब्लू कलर का और नेगेटिव साइन है तो कोल्ड वेव। और अगर कोल्ड डे है ये आपका, इसमें यहाँ पे आपको सूरज भी दिख रहा है और नेगेटिव साइन मतलब कि नॉर्मल है, ये कोल्ड डे है, आपको अच्छा दिन देखने को मिल रहा है। ग्राउंड फ्रॉस्ट और स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स, ये विंड पेन है हमारा। थंडर एंड लाइटनिंग, हॉट एंड ह्यूमिड, यहाँ देखिए पूरा पीला हो रखा है। एंड अगर कोई एरिया ग्रीन कलर है तो हाँ कोई भी वार्निंग नहीं। येलो कलर में कोई एरिया कलर है मतलब वॉच बी अपडेटेड, वहां पे हमें ध्यान रखना और अपडेट करना है अपने आप को क्योंकि चांसेस हो सकते हैं। अगर कोई ऑरेंज है मतलब वो एरिया ऑलरेडी अलर्ट पे है, हमें अपने आप को तैयार रखना है, बी प्रिपेयर। अगर कोई एरिया रेड कलर में, वहां वार्निंग इश्यू हो रखी है, टेक एक्शन, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा हालत अच्छी नहीं है, हमको एक्शन लेने होंगे, इवैक्यूएट होना होगा। आइए इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। What do you observe happening on that day? What are the various weather conditions that the IMD alerting people to? So ये कौन कौन सी कंडीशन के लिए IMD हमको अलर्ट कर रही है। इस मैप में अगर हम देखें तो हमें कौन कौन सी कंडीशंस दिख रही है। एक तो रेड कलर की कंडीशंस दिख रही है, तो रेड कंडीशंस क्या है, वार्निंग मिल रखी है, मतलब सीवियर आपको वार्निंग मिल रखी है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या साइन है, यहाँ पे ये वाला थर्मोमीटर वाला साइन है, विंड वाला साइन है यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो आपको स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स की वार्निंग मिल रखी है और हीट वेव की वार्निंग मिल रखी है। तो आप लिख सकते हैं सीवियर हीट वेव कंडीशन इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जैसे कि हमारा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड राजस्थान। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स हैव वार्निंग साइंस। कौन कौन से स्टेट्स में वार्निंग साइन, वार्निंग मतलब रेड है, तो अगर हम देखें तो रेड कौन कौन सा है, एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल इन तमिलनाडु एंड केरला। तो आप तमिलनाडु एंड केरला में हेवी रेनफॉल देखिए, यहाँ पे ये हेवी रेनफॉल है, एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल, तो आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पे भी रेड है, ये भी वार्निंग के साइन है, तो आप इन्हें भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर विच पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइकली टू बी फ्री फ्रॉम सीवियर वेदर। कौन कौन से पार्ट्स हैं जो फ्री है सीवियर वेदर से, मैप देखते हैं। तो इसमें नो वार्निंग मतलब कि नो वार्निंग वाला है, अभी सीवियर वार्निंग से फ्री है, तो वो हो सकते हैं आपके येलो वाले पार्ट्स, तो आप येलो वाले पार्ट्स को मेंशन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है विच स्टेट्स आर लाइकली टू फेस हीट वेव कंडीशंस। कौन कौन सी स्टेट्स में आपको हीट वेव कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। तो हीट वेव कंडीशंस जिसमें आपको प्लस वाला थर्मोमीटर मिलेगा, तो ऐसे काफी स्टेट्स है जहां हमें मिल, रेड वाले एरिया में भी मिल रही है, येलो वाले एरियाज में भी मिल रही है, ये देखिए ऑरेंज वाले में भी मिल रही है, येलो वाले में मिले। तो आप ये सारे स्टेट्स मेंशन कर सकते हैं, लाइक मध्य प्रदेश मेंशन कर सकते हैं, महाराष्ट्र मेंशन कर सकते हैं, उड़ीसा मेंशन कर सकते हैं, झारखंड मेंशन कर सकते हैं। तो ये सारे एरिया यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, ये सब आपके अभी इस क्वेश्चन में आप मेंशन कर सकते हैं विच स्टेट आर लाइकली टू फेस हीट वेव कंडीशंस। ठीक है, व्हाट आर द कॉजेस फॉर वार्निंग इन त्रिपुरा एंड लक्षद्वीप। क्या कॉजेस है लक्षद्वीप एंड त्रिपुरा में, तो लक्षद्वीप चेक करते हैं। अब आप देखें यहाँ पे आपको येलो येलो साइंस दे रखे हैं, तो येलो में क्या है, वॉच टू बी एडवेटेड। और कौन कौन से साइन, एक तो ये आपका थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग है यहाँ पे, तो आप लिख सकते हैं कि कौन कौन सी वार्निंग है। और एक यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हाईलाइट नहीं हो रखा, लेकिन आप कह सकते हैं कि थंडर एंड लाइटनिंग के चांसेस है, तो आपको वो वार्निंग के ध्यान। अब पूरे चैप्टर को, हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, एक बार उसको फ्लो चार्ट के थ्रू लास्ट पार्ट समझ लेते हैं ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। वेदर के बारे में हमने स्टार्ट की, चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग वेदर। तो वेदर से स्टार्ट किया था हमने, कंडीशन ऑफ एयर, एयर में जो चेंजेस आते हैं वो है क्या है हमारे वेदर्स।
एट अ वेदर के लिए हमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने थे, वो थे एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। वी एक्सपीरियंस वेदर, हम कैसे वेदर को एक्सपीरियंस करते हैं, उसके एलिमेंट्स के थ्रू। उसके एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, हॉट एंड कोल्ड मतलब टेम्परेचर, रेनी मतलब प्रेसिपिटेशन, विंड मतलब विंड, ह्यूमिड मतलब ह्यूमिडिटी, और उसका प्रेशर भी हो सकता है। हमने एलिमेंट्स ऑफ वेदर पढ़े थे, व्हाट पी से, विंड, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर क्या मतलब होता था, हाउ हॉट और कोल्ड एयर इज। हमने इसको मेजर करते थर्मोमीटर में, दो यूनिट्स पढ़ी थी हमने, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। डाटा आता है हमारा, उसको हम मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड कर सकते हैं उससे। फिर हमने पढ़ा था कि हम डाटा को दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक तो रेंज फाइंड करने में मैक्सिमम और मिनिमम, और मीन फाइंड करने में, जो कि जिसका फॉर्मूला है मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। फिर हमने पढ़ी थी प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन है आपका वाटर फॉलिंग फ्रॉम स्काई, रेन, स्नो, हेल एंड स्लीट की फॉर्म। हम किससे मेजर करते हैं, रेन गॉश, यूनिट क्या है, मिलीमीटर। हाइट ऑफ कलेक्टेड वाटर, उसी को बोलते हैं कि कितना रेनफॉल हुआ है, जितना आपका ट्यूब में वाटर कलेक्ट है इसकी जो हाइट है वही है आपकी रेनफॉल की हाइट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ा था, वो क्या होता है, वेट ऑफ एयर प्रेसिंग डाउन, कितना एयर हम पे वेट लगा रही है। हाई प्रेशर मतलब मोर डेंस एयर, लो प्रेशर मतलब लेस डेंस एयर। विंड मूव फ्रॉम हाई टू लो, ये इंपॉर्टेंट था, हमें याद रखना था कि विंड की मूवमेंट होती है हाई टू लो। वेरी लो प्रेशर जहां पे हो जाता है वहां पे डिप्रेशन की कंडीशंस बन जाती है, और जहां डिप्रेशन है वहां पे एयर ऐसे मूव करती है, जिसकी वजह से स्टॉर्म एंड साइक्लोन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेजर करते हैं बैरोमीटर से, जिसकी यूनिट है मिली बार। इसकी यूनिट है आपकी मिली बार। विंड क्या है, मूवमेंट ऑफ एयर। मूवमेंट कैसे होती है, हाई टू लो प्रेशर। विंड के कॉन्टेक्स्ट में हमें दो चीजें याद रखनी थी, स्पीड एंड डायरेक्शन। मेजर्ड बाय विंड वेन, जिससे हम डायरेक्शन मेजर करते हैं, एनीमोमीटर जिससे हम स्पीड मेजर करते हैं, वो भी किलोमीटर पर आवर। हेल्प्स इन वेदर प्रेडिक्शन, फ्लाइंग, फार्मिंग। ह्यूमिडिटी क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर मेजर्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो कि हम परसेंटेज में मेजर करते हैं। हाई ह्यूमिडिटी मतलब स्लो इवेपोरेशन, लो ह्यूमिडिटी मतलब फास्ट ड्राइंग, फास्ट ड्राइंग मतलब फास्ट इवेपोरेशन। measured by hygrometer. All elements measured using instruments. हम सभी एलिमेंट्स को मेजर करते हैं उनके इंस्ट्रूमेंट से, जैसे कि थर्मोमीटर, रेन गॉज, बैरोमीटर, एनीमोमीटर एंड हाइग्रोमीटर। हम डाटा को रेगुलरली कलेक्ट करते हैं ताकि वेदर स्टेशन इसको स्टडी कर सके। हमने ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन के बारे में पढ़ा, जो कि AWS है। मेट्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं, डाटा को स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं मेट्रोलॉजी। वेदर फोरकास्ट मतलब प्रिडिक्शन, ठीक है। हेल्प्स इन डेली प्लानिंग, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, एयर और सी दोनों में हेल्प करता है। डिजास्टर वार्निंग, साइक्लोन, फ्लड, हीट वेव। अर्लियर हम किस पे रिलाई करते थे, नेचर साइंस पे, जो कि थे हमारे एंड्स, बर्ड्स, फ्रॉग्स। नाउ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, अब हमारे पास साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। प्रेशर सिस्टम के बारे में पढ़ा था हमने। हाई प्रेशर जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है, आउटवर्ड नॉर्थ हेमिस्फीयर, और लो प्रेशर में हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है जो कि इनवर्ड होती है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अभी आपकी बुक में नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा आप इसको छोड़ सकते हैं। वेदर चेंजेस कॉन्स्टेंटली, हमारा जो वेदर है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। डिफरेंट एलिमेंट्स डोमिनेट एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइम पे डिफरेंट एलिमेंट्स डोमिनेट कर रहे होते हैं, जैसे समर में टेम्परेचर, मानसून में रेनफॉल, साइक्लोन में प्रेशर एंड लू विंड्स में विंड। जो वेदर अगर लॉन्ग टर्म पैटर्न है तो वो क्या है, क्लाइमेट, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो क्लाइमेट को हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक लास्ट जो ट्रिक हमने याद की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है व्हाट पी। उसी के इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे, उसी की प्रिडिक्शन के बारे में पढ़ा था। तो पूरा चैप्टर हमने फाइनली रिवाइज कर लिया और अच्छे से डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियोस में स्टार्ट कर, इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे, तो सब कुछ सारा चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर से तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दीजिएगा, मैं सारे डाउट्स को आंसर करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।